अस्सलामुअलैकुम क्लास। दिस इज मोहम्मद हाशिम जी एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथमेटिक्स बाय हाशिम जी। बेटा आज की क्लास के अंदर हम लोग फास्ट यूनिवर्सिटी की बेसिक मैथ्स और आईक्यू के ऊपर मैराथन को कवर कर रहे होंगे। जो मैंने फर्स्ट लेक्चर आपको डिलीवर किया था ये उसका पार्ट नंबर 2 आ रहा है बेटा, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने काफी सारे क्वेश्चंस जो थे बेसिक मैथ्स और आईक्यू के ऑल्दो कवर करवाए थे। तो अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 नहीं लिया हुआ तो प्लीज मेक इट हैपन, उसको लाजमी तौर पर ले लीजिएगा। इस लेक्चर के अंदर स्पेसिफिकली मैं फास्ट यूनिवर्सिटी की बेसिक मैथ्स को और आईक्यू को कवर करवा रहा हूँ। काफी सारे स्टूडेंट्स परेशान थे कि सर इस तरह के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट होता है आईक्यू के अंदर अगर हमारे पास स्पेसिफिक डायरेक्शन बेस्ड या फिर शेप बेस्ड क्वेश्चंस आ जाएं। बाय द वे मेरे आईक्यू के ऊपर डेजिग्नेटेड 4 लेक्चर्स हैं, उनको लाजमी ले लीजिएगा। उसमें तमाम नस्ट के और फास्ट के पास पेपर डिस्कस मैंने किए हुए हैं। शेडेड एरिया प्रॉब्लम्स के ऊपर मैंने क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करवाए हुए हैं। सो भाई ये जो लेक्चर है स्पेसिफिकली पास्ट पेपर्स के ऊपर जो आईक्यू के अंदर क्वेश्चंस आए थे फास्ट के, उनके ऊपर हम लोग डिजाइन कर रहे हैं। अब देखो जो पहला क्वेश्चन आ रहा है बड़ा मजे का आ रहा है। एग्जामिनर कहता है कि भाई आपको शेप ये गिवन है, आपसे कहता है कि भाई इस तरीके की शेप्स आ रही हैं। ये पहली शेप गिवन थी, ये आपके पास सेकंड शेप आ रही है, ये आपके पास थर्ड शेप आ रही है, ये आपके पास फोर्थ शेप आ रही है। और नीचे आपको 4 ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। एग्जामिनर कहता है करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। अब अगर आप इस शेप के लॉजिक समझो ना, आपने देखो शेप के अंदर हमेशा कभी भी शेप का अगर क्वेश्चन आईक्यू में आ जाए ना, इसकी शॉर्टकट क्या होती है कि हमेशा जो है ना किसी एक चीज पे फोकस करो। फॉर एग्जाम्पल मुझे अपनी इन शेप्स के अंदर जो मुझे क्वेश्चन के अंदर शेप्स गिवन है, मुझे दो तरह की क्वांटिटीज दिख रही हैं। एक ये स्क्वायर डब्बे वाली और एक सर्कल वाली। मगर मुझे एक बात पूरे क्वेश्चन को देख के समझ में आ रही है कि स्क्वायर डब्बे वाली चीजें ज्यादा हैं, तो मैं कोशिश करता हूं कि पहले स्क्वायर डब्बे के ऊपर फोकस करने की। क्या ये स्क्वायर डब्बे की लॉजिक क्या है? देखो सबसे पहले ये स्क्वायर डब्बा जो है ना इस डायरेक्शन के अंदर मौजूद था, उसके बाद क्या हुआ, ये स्क्वायर डब्बा ऊपर चला गया। ओके, उसके बाद क्या हुआ, ये स्क्वायर डब्बा लेफ्ट में चला गया। उसके बाद क्या हुआ, ये स्क्वायर डब्बा नीचे आ गया। तो अगर आप गौर से इन डायरेक्शंस को देखो ना तो बेटा ये आपके पास पहले ईस्ट की डायरेक्शन आ रही थी, सही है ना, फिर आपके पास क्या हो गई, नॉर्थ की हो गई, फिर आपके पास वेस्ट की हो गई, फिर साउथ की हो गई। यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ कि भाई ये एंटी क्लॉकवाइज ऑपरेट कर रहा है। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि भैया हर दफा ये क्या होता है, आपके पास 90 डिग्री जो है ना रोटेट हो जाता है एंटी क्लॉकवाइज के ऊपर। यानी कि देखो इस तरीके से रोटेशन हो रही है कि पहले राइट के ऊपर था, फिर अपवर्ड गया, फिर लेफ्ट पे गया, फिर डाउनवर्ड गया। तो नेक्स्ट सिनेरियो क्या होना चाहिए भाई, नेक्स्ट सिनेरियो क्या होना चाहिए कि ये अपने राइट के ऊपर आएगा। एक बात तो कंफर्म हो गई कि आंसर क्या होगा, वो होगा जो राइट पे आ रहा होगा। तो मेरे पास जो 4 ऑप्शंस आ रहे हैं उनमें से 2 ऑप्शंस ऐसे हैं जहां पे राइट के ऊपर डब्बा आ रहा है, 2 ऑप्शंस ऐसे हैं जहां पे राइट के ऊपर डब्बा आ रहा है। ये बात समझ में आ रही है? अब अक्सर बच्चे पहले को टिक कर देंगे, कुछ बच्चे दूसरे को टिक कर देंगे। करेक्ट ऑप्शन क्या है लॉजिकली सोचो। कि बेटा देखो ये बात तो क्लियर हो गई हमें कि भाई मुझे स्क्वायर डब्बे पे जब मैं फोकस करता हूं, देखो पहला स्क्वायर डब्बा ये रहा, फिर ये क्या हो रहा है ऊपर जा रहा है, फिर ये क्या हो रहा है लेफ्ट पे जा रहा है, फिर ये क्या हो रहा है नीचे जा रहा है। तो अब की बारी में कहां जाएगा, राइट साइड के ऊपर जाएगा। एक बात तो कंफर्म है। अब आंसर ऑप्शन ए होगा या बी होगा, उसकी लॉजिक को समझने के लिए अब मैं दूसरी वाली चीज को देखता हूं जो मुझे क्वेश्चन में गिवन है। यार मुझे एक बात क्लियर समझ में आ रही है कि देखो पहला वाली जो डायग्राम थी इसके अंदर कहीं पे भी सर्कल नहीं आ रहा। जब सर्कल नहीं है तो दूसरी वाली लाइन भी नहीं है। अच्छा, दूसरी वाली फिगर के अंदर देखो सर्कल आ रहा है तो साथ में एक लाइन भी आ रही है। तीसरी वाली फिगर के अंदर वो सर्कल है तो साथ में पर्टिकुलरली लाइन के साथ ही अटैच्ड है वो सर्कल भी। चौथी फिगर में अगेन सर्कल भी है तो लाइन भी है, यानी कि देखो ये सर्कल भी है तो लाइन भी है। अब देखो मेरे पास 2 ऑप्शन हैं, दोनों के अंदर राइट साइड के ऊपर स्क्वायर तो आ रहा है, मगर देखो यहाँ पे एक लाइन मुझे एक्स्ट्रा गिवन है। मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि इन चारों फिगर्स के अंदर जब कभी आपको एक्स्ट्रा लाइन गिवन थी तो साथ में स्क्वायर भी गिवन था, जब कभी एक्स्ट्रा लाइन थी तो साथ में सर्कल भी मौजूद था, जब कभी एक्स्ट्रा लाइन थी तो साथ में सर्कल भी था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर ये ऑप्शन आंसर होता तो साथ में सर्कल होना चाहिए था, अगर ये ऑप्शन आंसर होता तो साथ में सर्कल होना चाहिए था। मगर यहाँ पे सर्कल तो मौजूद ही नहीं है, इसका मतलब ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। लॉजिकली सोचो, दोबारा समझो किसी बच्चे को बात अगर पल्ले नहीं पड़ती। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा है। एग्जामिनर की लॉजिक को समझो। एग्जामिनर क्या कह रहा है, पहले कहता है कि भाई तुम्हारे पास जो ये आपके पास फिगर है ना, देखो यहाँ पे राइट साइड के ऊपर स्क्वायर ओपन हो रहा है, फिर अपवर्ड के ऊपर ओपन हो रहा है, फिर नेक्स्ट के अंदर अगेन लेफ्ट के ऊपर ओपन हो रहा है, फिर डाउनवर्ड पे हो रहा है। यानी कि आपकी फिगर कैसे चल रही है, पहले आपका राइट साइड पे एरो था, देन आपका एरो था अपवर्ड के ऊपर, देन आपका एरो था कहाँ पे, लेफ्ट साइड के ऊपर, देन डाउनवर्ड के ऊपर। यानी कि आपकी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है कि भाई देखो पहले आपने ये करा, फिर आपने ये करा, फिर आपने ये करा, फिर आपने ये करा। तो जाहिर सी बात है अब अगेन इसकी बारी है, अब अगेन इसकी बारी है, नॉर्मल सी बात है। तो ऑप्शन ए या बी करेक्ट आंसर है। मगर कौन सा करेक्ट आंसर होगा, अब आप दूसरी फिगर को देखो कि भाई यहाँ पे सर्कल मौजूद है, जब कभी सर्कल है तो एक्स्ट्रा लाइन
लाइन है। अगर सर्कल के साथ, जैसे इस केस में एक सर्कल के साथ आपके पास एक ही लाइन के ऊपर सर्कल स्क्वायर आ रहे हैं, मगर ये काम ज्यादा फॉलो नहीं हो रहा। नॉर्मली क्या हो रहा है, जब सर्कल है तो लाइन है, यानी कि जहां पे भी एक्स्ट्रा लाइन है उसके साथ सर्कल आ रहा है, जहां पे भी एक्स्ट्रा लाइन है उसके साथ सर्कल आ रहा है। तो देखो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा लाइन गिवन है बट कोई सर्कल नहीं गिवन, इसका मतलब ये करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन वो होगा कि अगर यहाँ पे लाइन के साथ सर्कल भी होता तो वो तो गिवन ही नहीं हमें। इसका मतलब क्या हुआ, करेक्ट तरीके कार किया हमारे पास, सिंपल तरीके से ऑप्शन नंबर बी है। और या तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते थे कि भाई तीनों ऑप्शंस के अंदर आपके पास ऑल दो सर्कल आ रहा है, मगर आपके पास यहाँ पे देखो कोई सर्कल नहीं आ रहा ऑप्शन ए के अंदर, राइट साइड के ऊपर भी तीनों में अगर सर्कल आ रहा है राइट साइड पे ओपन हो रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ लाइन गिवन है, तो ये ऑब्वियसली आपका आंसर करेक्ट नहीं गिवन। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहते हैं ऑड वन आउट बताइए। अब देखो ऑड वन आउट का मतलब क्या होता है, मैंने लास्ट मैराथन पे भी आपको बताया था कि भाई आपको चार ऑप्शंस गिवन है, आपने इन चारों ऑप्शंस के अंदर से वो ऑप्शन बताना है जो कि सबसे अलग होगा। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था ना, इंटरेस्ट हराम, और साथ में आपको गिवन है हार्म गिवन था, सॉरी वहां पे मैंने हराम कह दिया था। इंटरेस्ट था, हार्म था, आपके प्रॉफिट था, लॉस था, उस तरीके से हार्म जो था वो एक उनमें से अलहदा चीज थी, सही है। सिमिलरली देखो चार ऑप्शंस आ रहे हैं, चारों में से आपको एक अलहदा चीज ढूंढनी है जो कि उनमें से मैच नहीं कर रही होगी। अब लॉजिक क्या है, देखो अगर मैं पहली डायग्राम को देखता हूं ना, इसकी लॉजिक क्या है कि देखो एक साइड पे इन सबकी ओपनिंग है, यानी कि देखो ये जो पहली सर्कल आ रहा है, पहला सेमी सर्कल जो आ रहा है और दूसरा सर्कल जो आ रहा है, इन दोनों की ओपनिंग एक साइड पे हो रही है। सिमिलरली अगर मैं थर्ड ऑप्शन को देखता हूं तो बेटा इसके अंदर भी देखो एक स्क्वायर और एक सर्कल है, दोनों की ऑप्शन, दोनों की ओपनिंग एक साइड पे ही है, यानी कि देखो दोनों की ओपनिंग एक साइड पे ही है। ऑप्शन नंबर डी में देखो कि बेटा दोनों की ओपनिंग क्या है, एक ही साइड के ऊपर आ रही है। मगर अगर मैं ऑप्शन नंबर बी देखता हूं तो भाई सर्कल की ओपनिंग अलहदा है, ये अंदर की जानिब ओपन हो रहा है, स्क्वायर की ओपनिंग बाहर की है। इसका मतलब क्या है, करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपके पास होगा ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि भाई ये वाहिद ऑप्शन है जहां पे ओपनिंग क्या है, डिफरेंट है। क्योंकि देखो आपके पास ऑप्शन नंबर ए के ऊपर भी ओपनिंग एक साइड पे हो रही है, ऑप्शन नंबर सी पे भी ओपनिंग एक ही साइड पे हो रही है, यानी कि दोनों फिगर्स एक ही साइड पे अपना मुंह खोल के बैठी हुई हैं। ऑप्शन नंबर डी की ओपनिंग भी एक साइड पे ही हो रही है, खाली ऑप्शन नंबर बी ऐसा है जिसकी ओपनिंग क्या है, डिफरेंट है, एक की बाहर है एक की अंदर। अच्छा बेटा अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके पास आईक्यू के पोर्शन के अंदर आ रहे हैं ना, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कहते हैं कि भाई अगर तुम्हारी पहली फिगर जो है ना वो ऐसी थी टू, अब सेकंड फिगर तुम्हारी ये बन चुकी है, यानी कि भाई तुम्हारी ये फिगर इसके अंदर कन्वर्ट हो गई है। तो एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई ये वाली जो फिगर है इस टू किसके ऊपर कन्वर्ट होगी। अब लॉजिकली सोचो एग्जामिनर ने कॉन्सेप्ट क्या दिया। एग्जामिनर ने देखो पहले आपको क्या था कि भाई तुम्हारी शेप अगर ऐसी है ना, अगर मैंने इस शेप को सेकंड शेप में क्या हो रहा है, एग्जामिनर देखो आपको एक कंडीशन यहां पे डिफाइन करना चाह रहा है कि भाई तुम्हारी अगर पहली शेप ऐसे थी तो अब सेकंड शेप तुम्हारी ऐसे हो गई, उल्टी हो गई, यानी कि भाई तुम्हारी शेप क्या हो गई, उलट करके लिखी गई है। इसको वैसे डायगोनल रोटेशन भी आप कह सकते हो, पर आप और से देखो ना कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई तो आपकी पहली फिगर कैसी थी, आपकी पहली फिगर में देखो ये आपका जो इंटरसेक्शन था यहाँ पे आ रहा था, देन आपने उसको उल्टा करके पलट के लिख दिया ऊपर जाके, यानी कि भाई आपने इसको डायगोनली पलट के लिख दिया, समझ रहे हो। तो भाई एग्जामिनर कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी शेप ऐसी है तो ये उल्टी करके कैसे लिखी जाएगी, कि आपकी पहले इंटरसेक्शन यहां पर हो रही थी तो आपने इसको पूरी लाइंस को आपने 180 रोटेट कर दिया, क्या कर दिया, 180 अपोजिट कर दिया। कि भाई देखो पहले तुम्हारी कोई फिगर यहां पे थी, आपने उसको 180 घुमा दिया, आपने 180 इसको क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया। तो अगर मेरी फिगर ये आ रही है तो भाई अगर मैं इसको भी 180 रोटेट करूं, 180 रोटेट करूं तो इसका मतलब क्या होगा कि देखो फिगर ये आ रही है, मैं इसको 180 रोटेट करूं तो डब्बा अगर अभी यहां पे बना हुआ है, अब की बारी में फिर आंसर में क्या होगा, यहां पे बनेगा। ये बात समझ में आती है, देखो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि भाई लेट सपोज मैं कहता हूं कि डायगनली घुमाना है, आपने 180 डिग्री के ऊपर घुमाना है। आपको पता है ना मैट्रिसेस क्या होते हैं, भाई लेट सपोज मैट्रिक्स आपके सामने बनाता हूं कि एक मैट्रिक्स 2 आ रहा है 2 आ रहा है, तो भाई डायगनली आपने एलिमेंट्स को अपोजिट कर देना होता है, क्या करना है, 3 ऊपर आएगा 2 नीचे आएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूं। सिमिलरली देखो अगर मैं कहता हूं ना कि लेट सपोज मेरे पास एक लाइन बनी हुई है, इस लाइन के ऊपर एरो फॉर एग्जांपल यहां पर आ रहा है, तो इसका 180 अपोजिट क्या होगा, इसका 180 अपोजिट होगा कि भाई मेरे पास यहाँ पे एरो बन जाएगा, सिंपल सी बात है ना कि एग्जैक्टली घूम जाएगा, एग्जैक्टली क्या होगा, घूम जाएगा। तो अगर मेरी कोई बॉल यहाँ पे बनी हुई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, वो यहाँ पे आ जाएगी, सिंपल सी बात है। तो भाई देखो अगर मेरा यहाँ पे कोई बॉक्स आ रहा है तो बॉक्स जब मैं घुमाऊंगा तो यहाँ पे बन जाएगा। इसके ऊपर आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि लेट सपोज मेरे पास लेटर वाई आ रहा है, तो अगर मैं इसको रोटेट करूंगा 180 के ऊपर तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास वाई को आपने उल्टा करके लिख देना है, क्या बन जाएगा बेटा, उल्टा करके ये इस तरीके से वाई आ जाएगा आपका, सही है ना, वाई आपका इस तरीके से आ जाएगा। या इसको आप ऐसे करके लिख दो, ये आपका उल्टा करके घूम गया लैम्डा के सिंबल के ऊपर, या आपने इसको 180 रोटेट कर दिया, आपने उसको पूरा अपोजिट करके लिख दिया। सेम काम हम यहाँ पे कर रहे हैं कि अगर आप और से देखो तो भाई पहली आपकी फिगर ये थी, और से देखो कि भाई पहली आपकी फिगर क्या थी, पहली आपकी फिगर ये वाली थी, सही है। आपका इंटरसेक्शन भी यहाँ पे आ रहा था,
जब आपने इसको टोटली रोटेट कर दिया तो भी 180 अपोजिट आपने कर दिया ना इसका, कि भाई जो लाइन यहाँ पे बनी हुई थी उल्टा करके आपने ऊपर बना दी। सेम एग्जामिनर यही तो कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास अगर लेट सपोर्ट डब्बा यहाँ पे बना हुआ है तो इसका 180 अपोजिट क्या होगा। देखो पहले अगर आपका डब्बा यहाँ पे बन रहा था तो जब इसको 180 रोटेट करोगे तो आपका वो जो बॉक्स होगा वो यहाँ पे फॉर्म होगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट। देखो बेसिक चीज है। देखो भाई आईक्यू के जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत इजी होते हैं, मैंने सारे क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करवाए हुए हैं, मैंने आपको हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व करवाया हुआ है। तो भाई इस क्वेश्चन में कोई मुश्किल बात नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट है कि भाई देखो एग्जामिनर कह रहा है 180 के ऊपर आपकी क्या हो रही है, रोटेशन हो रही है। भाई देखो ना यहाँ पे जो वैल्यू आ रही थी 180 के ऊपर रोटेट करके वहां पे फॉर्म हो गई। तो सेम काम हमने यहाँ पे करना है ना कि भाई अगर मेरे पास इसको मैं 180 रोटेट करूंगा तो क्या बन जाएगा, एक्जैक्टली अपोजिट हो जाएगा इसका। तो भाई जो बॉक्स यहाँ पे फॉर्म हो रहा है अपोजिट साइड पे यहाँ पे फॉर्म होगा। इट्स अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, क्लियर है बेटा। तो ये सेम काम यहाँ पर हो रहा है कि भाई आप देखो यहाँ पे पहले आपको रोटेशन इधर मिल रही थी फिर आपको यहाँ पे मिल रही है, सिंपल सी चीज है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, ये क्वेश्चन अगेन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर आपसे कहता है कि भैया तुम्हारे पास चार फिगर्स आ रही हैं, ये पहली फिगर है आपकी, ये आपकी दूसरी फिगर है, ये आपकी तीसरी फिगर है। एग्जामिनर कहता है बताइए चौथी फिगर क्या होगी। अब लॉजिकली सोचो, आपको एग्जामिनर देखो अगेन दो शेप्स आ रही है ना, तो एक शेप पे कंसीडर कर लो, उससे आप बात समझेंगे। देखो पहली शेप ये ब्लैक वाली बॉल को मैं कंसीडर करता हूँ, ब्लैक सर्कल जो है भाई पहले ये इस क्वाड्रेंट के अंदर था, फिर ये क्या हुआ इस क्वाड्रेंट पे आ गया, फिर ये क्या हुआ देखो इस क्वाड्रेंट में आ गया इस फिगर में। यानी कि देखो पहले ये इस क्वाड्रेंट में था, देन ये इधर आया, देन ये इधर आया। इसका मतलब क्या है, मेरा जो भी आंसर होगा, मेरा जो भी आंसर होगा उसमें क्या होगा, उसके अंदर भी सेम स्ट्रेटेजी फॉलो होगी। कि लेट सपोज अगर मैं अपने आंसर की बॉल बनाऊं तो आंसर में ब्लैक बॉल कहां पर होगी। ऑब्वियसली सी बात है यार, ये हर एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है ना बेटा। कैसी रोटेशन हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज। पहले इधर था फिर इधर आया फिर इधर आया, तो मेरा जो आंसर होगा उसके अंदर ये बॉल यहाँ पे कहीं पे एग्जिस्ट करनी चाहिए, सही है ना। एक बात तो कंफर्म हो गई। अब अगर आप सिंपल जो आपकी ये व्हाइट बॉल है अगर आप इसको भी गौर से देखो जिसके अंदर कोई कलर फिल नहीं हुआ हुआ, तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन कर रही है। कैसे कि पहले यहाँ पे थी फिर यहाँ पर आई और उसके बाद यहाँ पर आ गई। तो मेरा जो आंसर होगा ये उसके अंदर यहाँ पर होनी चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी खाली करेक्ट है, ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। ऑल्दो आप ब्लैक बॉल पे भी आइडेंटिफाई कर सकते थे मगर मैंने आपको दोनों चीजें बता दी। कैसे कि देखो कोई भी एक चीज लेके चलोगे ना उससे आंसर सही आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो अगर आप इस वाली बॉल को देखो ना, पहले ये यहां पर थी फिर देखो ये यहां पर आई नेक्स्ट शेप में फिर ये यहां पर आई। यानी कि ये सिंपल 45 45 आगे बढ़ रही है, 45 डिग्री फिर 45 फिर 45, यानी कि क्वाड्रेंट के हाफ पे। पहले ये यहां पर थी फिर यहां पर आई फिर यहां पर आई, तो आंसर में कहां पर होगी, यहां पर होगी, सिंपल सी बात है। तो एक ही ऑप्शन है जिसको सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर कहता है कि भाई पहले तुम्हारे पास ये वाली शेप थी और ये कन्वर्ट हो गई है इस वाली शेप में। तो एग्जामिनर कह रहा है कि भाई अगर ये वाली शेप होगी तो किस में कन्वर्ट होगी। तो भाई अगर आप फर्स्ट शेप को देखो ना, इस शेप के अंदर दो बातें समझ में आ रही हैं कि दो ट्राइंगल्स आ रहे हैं। दो ट्राइंगल्स हैं, पहला वाला जो ट्राइंगल है ना, जो अंदर वाला ट्राइंगल है ये थोड़ा सा देखो आपका बोल्डेड फॉर्म में आ रहा है और बाहर वाला ट्राइंगल सिंपल नॉर्मल फॉर्म में है, मगर दोनों के दोनों एम्प्टी हैं। अगर आप और से देखो दोनों के दोनों क्या है, एम्प्टी आ रहे हैं। ये तो नॉर्मल सी बात है। तो देखो दूसरी वाले ट्राइंगल में क्या हो रहा है, बाहर वाला ट्राइंगल बोल्ड हो गया जबकि अंदर वाला फिल हो रहा है। तो भाई एग्जामिनर कह रहा है कि भाई मेरे पास अगर दो स्क्वायर आ रहे हैं, सेम पैटर्न देखो यहाँ पे फॉलो हो रहा है कि अंदर वाला स्क्वायर कैसा है, फिलहाल पहले बोल्ड है, बोल्डेड फॉर्म में है, बाहर वाला एम्प्टी है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कि भाई मेरे पास अगर दो इस तरीके से पर्टिकुलरली ट्राइंगल आते हैं कि बाहर वाला ट्राइंगल क्या हो, बाहर वाला ट्राइंगल लेट सपोज मेरे पास बोल्डेड फॉर्म में हो, बाहर वाला जो स्क्वायर है ये कैसा हो, ये बोल्डेड फॉर्म में हो, जरा थोड़ा सा बोल्ड हो, मोटा हो, और अंदर वाला जो हो ना कंप्लीटली फिल आउट होना चाहिए। अंदर वाला क्या होना चाहिए, फिल आउट होना चाहिए, ये मेरा आंसर होगा। ये खाली मेरे पास देखो ऑप्शन बी सी डी में से किस में परफॉर्म हो रहा है। ऑप्शन बी में देखो बाहर वाला एक्सट्रीमली फिल आउट हुआ है, अंदर वाला एम्प्टी है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। अच्छा भाई ऑप्शन सी या डी में अगर आप और से देखो ना, ऑप्शन नंबर सी में बेटा क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर आपके पास बाहर वाला भी कंप्लीटली फिल है, अंदर वाला भी फिल है, और थोड़ी सी लाइन ये बाहर की आपने छोड़ी हुई है, सही है। तो करेक्ट ऑप्शन सिर्फ ऑप्शन नंबर डी आपके पास है, क्योंकि देखो ये इस दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि पहले केस के अंदर जब आपके पास बाहर वाला बोल्डेड नहीं था अंदर वाला बोल्डेड था, तो सेकंड स्टेप में क्या हुआ, अंदर वाला फिल है, देखो अंदर वाला क्या है, फिल है, नॉर्मल सी बात है, और बाहर वाला क्या है, बोल्ड है। तो ये खाली इस स्टेप में हो रहा है, तो ये मेरा करेक्ट आंसर है बेटा। अब देखो आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट आ रहा है अगेन आईक्यू का, ये वाले फिगर वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं। इस क्वेश्चन में देखो अगेन दो तरह की आपके पास फिगर में दो तरह की चीजें आ रही हैं। ये आपके पास पहली फिगर है, ये आपके पास दूसरी फिगर है, ये आपके पास तीसरी फिगर है, ये आपके पास चौथी फिगर है, और फिर आपको पांचवी फिगर की वैल्यू को फाइंड करना है। आपको पांचवी फिगर की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। अब लॉजिकली सोचो, मैंने आपसे क्या कहा था, देखो क्वेश्चन में हमेशा दो चीजें गिवन होती है फिगर वाली के अंदर, नॉर्मली नॉर्मली तो आपने किसी एक चीज से पहले फोकस करना है। अगर मैं सबसे पहले सर्कल को ही कंसीडर कर लूं तो देखो पहले सर्कल यहां पर था, फिर सर्कल इस कोने पे चला गया, फिर सर्कल इस कोने पे गया, फिर सर्कल इस कोने पे गया। यार सर्कल में जो है ना मुश्किल लग रहा होता है यार, इस तरीके से मुश्किल लग रहा है। मैं क्यों ना पहले एक कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में देख लूं। क्या देखो पहले मेरे पास वैल्यू इधर थी, फिर वैल्यू इस साइड पे आई,
फिर वैल्यू देखो कहाँ आई, इधर आई, फिर वैल्यू कहाँ पे आई, इधर आई। यानी कि देखो पहली पहली शेप में आपका सर्कल यहां पर है, दूसरी शेप में सर्कल यहां पर है, तीसरी में यहां पर है, चौथी में यहां पर है। तो गौर से समझ रहे हो क्या रहा है, गौर से देखो, ये पहले यहां पर गया, फिर ये यहां पर आया, फिर ये यहां पर आया, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये वापस से यहां पर जाएगा। क्लॉकवाइज रोटेशन चल रही है ना बेटा, क्लॉकवाइज 90 डिग्री की रोटेशन चल रही है, कि पहले यहां पर था, फिर यहां पर आया, फिर यहाँ पे, यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, मेरा जो भी आंसर होगा, मेरा जो भी आंसर होगा बेटा, उसके अंदर मेरा जो सर्कल होगा ना, अब ये वापस से यहां पर कहीं पे लाया कर रहा होगा। ये बात तो कंफर्म है, नॉर्मल सी बात है, आप इसको प्यारे तरीके से बना लो, मैंने गंदा सा बना दिया, कोई मसले की बात नहीं है, मेरा सर्कल यहाँ पे कहीं पे लाया कर रहा होगा। एक बात तो कंफर्म हो गई, एक चीज तो कंफर्म हो गई। तो वैसे मेरे पास यानी कि करेक्ट आंसर या तो ऑप्शन नंबर ए होगा, या ऑप्शन नंबर सी होगा, या ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर बी तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। सही है, अपनी बातों को बड़ा क्लियर रखा करो। अब देखो ये दूसरी शेप की क्या फनकारी चल रही है, कि ये शेप पहले यहां पर थी, फिर देखो थोड़ा सा ऊपर गई है, फिर ये मजीद ऊपर गई है, फिर ये बिल्कुल एंड पे चली गई। यानी कि देखो ये आपका एक नॉन डायगोनल स्ट्रक्चर चल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन एक तरीके से चल रही है। अगर आप गौर से देखो ना बेटा, ये बेसिकली क्या हुआ, ये जो प्लस की डायरेक्शन थी इस तरीके से मूव कर रही है। पहले प्लस यहां पर था, फिर प्लस यहां पर आया, फिर प्लस यहां पर आया, फिर फाइनली प्लस कोने पे चला गया। यानी कि इसका सफर जो है ना, एक कोने से स्टार्ट हुआ है, थोड़ा सा आगे गया, फिर थोड़ा सा आगे गया, फिर आगे गया, और फाइनली कोने पे पहुंच गया। अब जाहिर सी बात है, जब ये फाइनली कोने पे पहुंच गया, अब ये वापस भी आना स्टार्ट करेगा ना। अब ये पहले यहां से पहले बिल्कुल ये ऊपर तक गया, अब ये वापस नीचे आएगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये इधर बीच में कहीं पे होगा। यानी कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब ये वापस ऊपर से नीचे पहुंच रहा होगा। ऐसे है ना, वापस ऊपर से क्या हो रहा होगा, नीचे पहुंच रहा होगा। वापस ऊपर से अब ये नीचे पहुंच रहा होगा, तो इधर कहीं पे इसका सिंबल होगा। तो खाली एक ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में देखो ये बिल्कुल यहां पे मौजूद है, ये तो आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए में से देखो परफेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर जो सी आ रहा है ना, यहाँ पे ये आपका बिल्कुल ही जो है ना ऊपर चिपका हुआ है, बिल्कुल ही ऊपर कोने पे मौजूद है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो आई कैन एज्यूम कि भाई ये फिगर बनाते हुए थोड़ा सा जो है ना मैंने इसको आगे पीछे शिफ्ट कर दिया होगा। ऑल्दो आपको जो क्वेश्चन गिवन है वो यानी कि यहाँ पे गिवन है, तो ये इसको परफेक्टली शो कर रहा है कि भाई आपका ये इधर कहीं होगा, क्योंकि जब ये ऊपर से वापस आ रहा है ना, तो पहले ऊपर ये प्लस यहाँ पे था, फिर यहाँ पर होगा, फिर यहाँ पर, फिर फाइनली यहाँ पर। तो देखो इस शेप में यही तो हो रहा है कि आपका ये बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज दी वन जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। बात लॉजिकली समझो, कि देखो सबसे पहले आपने देखा सर्कल की डायरेक्शंस को, सर्कल की डायरेक्शन समझ में आ गई। प्लस की डायरेक्शन देखो, प्लस की डायरेक्शन पहले ऊपर नीचे थी, फिर ऊपर गई, फिर मजीद ऊपर गई, अब वापस नीचे आएगी ना। तो भाई इसको लेट सपोज ये वापस जब नीचे आएगी तो कहां पर होगी, इसको तकरीबन यहाँ पे कहीं होना चाहिए था, तकरीबन यहाँ पे कहीं पे इसको होना चाहिए था। अब मेरे पास जो परफेक्ट आंसर है ना, जो थोड़ा सा मेरे ख्याल में लेफ्ट पे बन गया, थोड़ा सा यहाँ पर होना चाहिए था, ये इसका आंसर होगा। सही है ना, ये इसका आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, खाली यहाँ पे ये सेटिस्फाई हो रहा है। सही है ना, खाली ये यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। ऑप्शन नंबर अगर आप सी देखो ना, इसमें तो बिल्कुल ही कोने पे आ रहा है चिपका पे, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी में अगर आप देखो तो बिल्कुल नीचे आ रहा है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। खाली एक ही ऑप्शन बचता है परफेक्ट वन, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास आ रहा है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पेपर में आया था, एग्जामिनर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एट द बॉटम। एक स्टार गिवन था और एग्जामिनर ने आगे कहा था विच विल बी द बॉटम नंबर इन द स्टार, क्या विच विल बी अ बॉटम नंबर इन द स्टार। ये क्वेश्चन पेपर में आया कि भाई स्टार के अंदर, इस स्टार में बॉटम के ऊपर कौन सा नंबर होगा। आपको स्टार बना के दिया हुआ था। देखो यहाँ पे वन यहाँ पर अगर गिवन है, थ्री यहाँ पर है, टू यहाँ पे, इसका मतलब क्या हुआ, ये ऐसे चल रहा है, वन टू, फिर थ्री यहाँ पर है, तो इसका मतलब फोर यहाँ पर होगा, फिर फाइव यहाँ पर होगा। तो बॉटम पे कौन सा नंबर होगा, फाइव होगा। लॉजिकली सोचो दोबारा, कि भाई देखो वन यहां पर है, टू यहां पर आया, एग्जामिनर ने देखो, एग्जामिनर ने आपको वन और टू और थ्री लिख के दिया हुआ था। तो भाई देखो अगर वन यहां पर है, तो फिर टू यहां पर है, थ्री यहां पर है, तो फोर कहां पर होगा। जाहिर सी बात है, देखो वन के सामने, वन की जो लाइन चल रही है, इसी लाइन पे आपको टू मिला। लॉजिकली देखो, देखो उसकी डायरेक्शन सेंस वन कैसी रही है। अक्सर बच्चे बोलेंगे तुक्के कैसे लगा रहे हैं सर, ये तो बताएं। भाई देखो वन से यहाँ पे क्या जा रहा है, ये जो एक लाइन चल रही है, इधर टू दिया इसने, फिर टू की जो लाइन चल रही थी यहाँ पे थ्री आपको मिला है, फिर जाहिर सी बात है थ्री की जो लाइन चल रही होगी इसके ऊपर आपको नेक्स्ट नंबर मिलेगा फोर। अब देखो फोर की जो लाइन चल रही होगी, जहां ये लाइन एंड होगी, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, फाइव मिलेगा। ये आपके पास ऐसे करके जो है ना वो बन रहा है। बात समझ में आती है कि भाई कैसे मैंने ड्रॉ करा, दोबारा समझ लो, किसी को बात पर लेनी पड़ती। कि भाई देखो वन के एंड में एग्जामिनर ने खुद बताया हुआ टू यहाँ पर है, तो वन के एंड में टू यहाँ पर आ रहा है, लाइन यहाँ पे खत्म हो रही है। फिर देखो ये लाइन जब यहाँ पे एंड हो रही है तो थ्री आ रहा है, अब ये लाइन जहां पे एंड होगी वहां पे फोर आएगा, और फिर जो लाइन एंड होगी वहां पे फाइव आएगा। तो बेसिक चीज है। तो बॉटम पे कौन सा नंबर है, फाइव का नंबर है। अच्छा अब जो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अगेन ये फास्ट के पास्ट पेपर से लिया गया आईक्यू का बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन आ रहा है फास्ट यूनिवर्सिटी के पेपर्स के अंदर बेतहाशा आया हुआ है। इस क्वेश्चन में आपके पास पांच तरह की जो है ना टोटल डायग्राम्स आ रही हैं, मगर अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन को देख के लॉजिक क्या। हालांकि लॉजिक जो है ना उसको बस बहुत सामने देखने के ऊपर दिख रही है आपको। कैसे, कि भाई देखो इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप इस क्वेश्चन को लॉजिकली सोचो ना, भाई ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, चुटकी बजाने का क्वेश्चन है, लिटरली चुटकी बजाने का क्वेश्चन है। कैसे, कि भाई देखो
टोटल 5 डायग्राम्स गिवन है, जिनमें से लिटरली 3 डायग्राम सिर्फ रेलिवेंट है। फॉर एग्जाम्पल इस डायग्राम को देखिएगा, इस वाली को देखो और इस वाली को देखें। 7 प्लस का 1 क्या बन रहा है? 8 बन रहा है। 8 प्लस का 6 क्या फॉर्म होता है? जाहिर सी बात है ना, 8 में 6 का इजाफा करोगे, 6 और 6 12, 8 और 6 आपको 14 मिल रहा है। सिमिलरली देखो बेटा, 11 प्लस 1 आपको क्या मिल रहा है? 12 का इजाफा मिलता है। सिमिलरली आपके पास 13 में 9 का इजाफा क्या होगा? वो यहां पर आएगा, क्योंकि देखो 21 प्लस 3 24 भी बनता है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, 21 प्लस 3 थोड़ी सी यहाँ पे एरर है कि भाई आपके पास, हाँ सही है ना, बल्कि 21 प्लस 3 24 ही तो बनेगा। 13 प्लस का 9 क्या बनेगा? जो भी बनेगा वो यहाँ पर आ जाएगा, तो वो आपका आंसर होगा। 13 प्लस का 9 किसके बराबर होगा भाई? 9 में 3 का इजाफा करोगे, 12 का 2 और 1 कैरी, और आपके पास एक और एक क्या बन गया? 2, 22 आ गया। यानी कि यहाँ पे क्या नंबर होना चाहिए था? 22 होना चाहिए था। इट्स अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। ये 3 डायग्राम्स यहाँ पे रेलिवेंट है। अब अगर कोई बच्चा बोले सर तो फिर इसको क्यों दिया हुआ था, तो भाई यहाँ पे फिर एक और काम हो रहा था। आपको ऊपर वाली दोनों डायग्राम्स के बारे में बता सकता हूँ, ऊपर वाले डायग्राम में क्या फनकारी चल रही है। भाई ऊपर वाली दोनों डायग्राम्स में क्या हो रहा है? एडिशन हो रही है। कैसे कि देखो, 4 प्लस का 3 करोगे तो बेटा क्या बनेगा? 7 बनेगा। सिमिलरली बेटा देखो, 1 प्लस का 7 क्या होता है? 8 होता है। 12 प्लस का 9 क्या होगा? 21 होगा। 6 प्लस 5 क्या होता है? 11 होता है। 2 प्लस 11 क्या होता है? 13 होता है। यानी कि अगर आप ऊपर वाली दोनों टर्म्स को प्लस करवाओगे तो ये वाली वैल्यू फॉर्म हो रही है प्लस करवाने पे। और अगर आप ऊपर वाली दोनों डायग्राम्स को सेपरेट करवाओगे तो आपको ये लेफ्ट राइट वाली डायग्राम मिलेगी। कैसे? 4 में से 3 गया, 1 बचेगा। 12 में से 9 गए, 3 बचेगा। 7 में से 1 गया, 6 बचेगा। 6 में से 5 गए, 1 बचेगा। 11 में से 2 गए या 2 में से 11 गए तो 9 बचेगा। तो भाई ऊपर वाली डायग्राम सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको खुदारा दी हुई है, उसका इतना कोई रोल नहीं है। असल रोल जो था हमारे पास ये नीचे वाली दोनों फिगर्स के जरिए से फॉर्म हो रहा था। तो भाई नीचे वाली दोनों फिगर्स को अगर आप ऐड करवा रहे हो तो सिंपल तरीके से आपके पास मिडिल वाली फिगर आ रही है। बहुत दफा एग्जामिनर यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, तो आपने इन चीजों का ख्याल रखना है। तो क्वेश्चन तरीके से दर हकीकत सॉल्व हो रहा है, सिंप्लीफाई हो रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा भाई, जैसे मैंने आपसे कहा था कि बेटा ये क्वेश्चन हमारा मैराथन का लेक्चर नंबर पार्ट नंबर 2 आ रहा है, इसमें मैं आपको हर तरह का क्वेश्चन करवाऊंगा जो फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर आया हुआ है। एक और क्वेश्चन देखो बेटा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जामिनर कहता है विच नंबर रिप्लेसेस द क्वेश्चन मार्क एंड कंप्लीट द पजल। अब इसके लॉजिक को समझो यार। देखो पहले तो मैं सिंपल करता हूं कि यार 2 और 3 तो 5 बनेगा, बीच में 17 आ रहा है, यानी कि मुझे बेसिकली इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को फाइंड करना है ना। तो पहले जो पजल मुझे गिवन है, पहले मैं उसको सिंप्लीफाई करता हूँ कि भाई वहां पे कोई पैटर्न समझ में आता है नहीं आता। यार देखो, 6 और 3 9 बनेगा। 9 और 2 आपके पास 11 बन सकता है। 11 में 7 तो 18 हो जाएगा। नहीं, ये लॉजिक तो नहीं बन रही। अच्छा, अगर मैं इसका एक और काम करूं, इफ यू हैव टेकन माय आईक्यू लेक्चर्स, तो मैंने आपको एक और पैटर्न ढूंढने का तरीका बताया था। हम सम और डिफरेंस लेके क्यों ना चेक करें। अगर मैं इन दोनों टर्म्स का फॉर एग्जांपल सम लेता हूं, तो 9 प्लस का 6 क्या बनता है? 9 प्लस 6 15 बनता है। ओके, 9 प्लस का 6 15 बनता है, तो यानी कि मेरे पास जो अप और डाउन का सम होगा वो कितना होगा? यानी कि देखो, ऊपर मेरे पास 7 है और नीचे वाली दोनों टर्म्स किसके बराबर है? 15। यानी कि 7 प्लस 9 प्लस 6 क्या बनेगा? अगर मैं 15 के अंदर 7 का इजाफा करता हूं तो ये क्या बन जाएगा? 15 में 5 20, 20 में 2 का इजाफा, ये बन जाएगा 22 के बराबर। और मेरे पास जो ये हाथ आ रहे हैं इस स्टार के, वो क्या है? 2 और 3 5। तो अगर मैं 22 में से इस 5 को माइनस करता हूं, तो बेटा 22 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा? 2 गया तो 3, और 3 और कम करूंगा 17। तो देखो ना, बीच की वैल्यू बन रही है, यानी कि पैटर्न समझ में आ गया। देखो भाई, आसान तरीके का आपको शॉर्टकट सिखाता हूँ। हमेशा याद रखो, कभी भी इस तरह की अगर फिगर आए ना, तो मैंने विद इन सेकंड्स में देखो पैटर्न कैसे पता चला मुझे। मैंने अगर जब आमने सामने वाली टर्म्स को देखा ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो याद रखिएगा पैटर्न को फाइंड करने का एक आसान तरीका क्या होता है। आप ऊपर और नीचे वालों का सम लो, और राइट हैंड और लेफ्ट हैंड वालों का सम लो, और दोनों को फिर आपस में सेपरेट करवा दो। यानी कि जो भी आपके पास अपवर्ड और डाउनवर्ड टर्म्स आ रही है ना, उनका सम लो, और ईस्ट और वेस्ट वाली या फिर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड वाली का सम लेने के बाद सेपरेट करके चेक करो क्या मिडिल नंबर आ रहा है। तो देखो यहाँ पे तो आ रहा है, तो इसको भी चेक करते हैं कि यहाँ पे पैटर्न फॉर्म हो रहा है। तो भाई देखो, ऊपर मेरे पास 5 है, नीचे मेरे पास क्या है? 10 प्लस का 4 14। तो अगर मैं 14 के अंदर 5 का इजाफा करता हूँ, यानी कि अपर और डाउनवर्ड का, नॉर्थ और साउथ का मैं इजाफा करता हूँ, तो 14 प्लस का 5 क्या बनेगा? जाहिर सी बात है ना, 15 प्लस का 5 20 होता है, तो एक कम है, 19 बन जाएगा। और 6 और 2 मेरे पास होता है 8। 6 और 2 क्या होता है बेटा? 8 होता है। तो अगर मैं 19 में से 8 को माइनस करता हूं, तो बीच की वैल्यू 11 होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे आ रही है। इसका मतलब पता चल गया भाई, पैटर्न पता चल गया। भाई देखो, यानी कि यहाँ पे भी क्या पैटर्न होगा? इसका मतलब है 7 प्लस के 6 को पहले आप ऐड करो, क्योंकि देखो ऊपर क्या है? 9 है, और नीचे का टोटल सम क्या है? 7 प्लस 6, यानी कि डाउनवर्ड का टोटल सम क्या होगा? 7 में अगर 6 का इजाफा करूंगा तो ऑब्वियसली 13 आ जाएगा, और 9 प्लस का 13 क्या होगा?
देखो 11 में अगर मैं 9 का इजाफा करता हूँ 20 बनता है ना। तो भाई 13 का इजाफा कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है 9 प्लस का 13 ये बन जाएगा 22 के बराबर। तो 5 और 4 होता है मेरे पास 9 के बराबर। तो अगर मैं 22 में से 9 को माइनस करवा दूं कितना बनेगा, 22 में से 9 जाएगा, जाहिर सी बात है 13 ही बचेगा। 22 में से जब 9 जाएगा तो क्या बचेगा, 13 बचेगा। तो इसका मतलब बीच का नंबर क्या है मेरे पास, 13 के बराबर होगा। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। भाई देखो पैटर्न को समझो, पैटर्न अगर आपको समझ में आ गया ना, आईक्यू के क्वेश्चन आपके लिए बिलीव मी हलवा है। अच्छा भाई अब देखो एक और क्वेश्चन जो हमारे पास आ चुका है फास्ट के पेपर्स के अंदर से लिया गया, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। एग्जामिनर कहता है विच नंबर रिप्लेसेस द क्वेश्चन मार्क एंड कंप्लीट द सीक्वेंस। आपको इस नंबर की वैल्यू को फाइंड करना है। वैसे यार ये तो बड़े मजे का आ रहा है, कैसे कि भाई मेरे पास 10 6 3 और 1 आ रहा है, ओके, 14 4 9 और 1 आ रहा है, 7 2 4 और 1 आ रहा है, 12 5 3 और ये क्वेश्चन मार्क है। अगर मैं लॉजिक को देखूं तो भाई ये स्क्वायर के डब्बे की लॉजिक, अगर मैं इन दोनों को आपस में कुछ करूं और इन दोनों को आपस में कुछ करूं तो कुछ बन रहा है कि यार एक चीज बन तो रही है। अगर मैं 3 प्लस का 1 करता हूं तो ये आ जाएगा 4। 3 प्लस का 1 क्या होगा, 4। और अगर मैं में से 6 को निकालता हूं, अगर मैं 10 में से 6 को निकाल दूं तब भी 4 आएगा। बेसिक मैथ्स यार, आईक्यू की मैथ्स यार, ये तो बेसिक चीज है भाई, सामने दिख रही है ना मुझे। फॉर एग्जांपल देखो, मुझे दिख रहा है कि भाई 2 और 1 7 और 4 ऐसा क्या नंबर है जो सिमिलर आ सकता है, क्या कंडीशन के ऊपर होगी कि अगर मैं राइट लेफ्ट को ऐड करूं, अपर डाउनवर्ड को डिफरेंस लूं, यानी कि भाई 2 प्लस का 1 3 बनेगा। और जाहिर सी बात है 7 में से 4 जाएगा तब भी 3 आएगा। यानी कि 2 प्लस का 1 3, 7 में से 4 गया तब भी 3। यानी कि देखो इसका मतलब क्या है कि जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड है उनको आपने क्या करना है, ऐड करवाना है इक्वल टू के इस तरफ। जो अपवर्ड साइड है और आपके पास डाउनवर्ड साइड है उनको सब्ट्रैक्ट करवाना है। तो अगर मैं इस पैटर्न को यहाँ पे अप्लाई करूं, 4 प्लस का 9, यार 9 में अगर मैं 4 का इजाफा करता हूं तो ये तो 13 बनेगा, इक्वल टू के बाद 14 में से 1 जाएगा 13 बनेगा, यानी कि हमें डिफरेंस समझ में आ गया। सिमिलरली इसका मतलब क्या है कि भाई ये दो वैल्यूज जो होंगी आपस में ऐड होंगी, तो 5 प्लस का 3 आ जाएगा। और ये वाली दो वैल्यूज आपस में सब्ट्रैक्ट होनी चाहिए, यानी कि 12 माइनस का क्वेश्चन मार्क है तो इसको मैं एक्स लिख देता हूं। तो 5 प्लस का 3 क्या बन गया, 5 में 3 का इजाफा 8 बन गया। 12 का 12 माइनस का एक्स, माइनस के एक्स को वहां भेज दो, प्लस के 8 को यहां भेज दो, तो क्या बन जाएगा बेटा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 12 में से 8 निकालो 4 के बराबर आ जाएगी। यानी कि आपके पास इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या है, 4 के बराबर है। देखो भाई बेसिक वे में सोचा करो, बहुत आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, कोई मुश्किल चीज नहीं है इसके अंदर। देखो बेटा कभी कभार इस तरह के आईक्यू के क्वेश्चन भी पेपर में आ जाते हैं। अगर ये क्वेश्चन आईक्यू का आपके पेपर में आ रहा है ना, देन आपकी बेड लक है। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता या अगर आपकी मेंटल मैथ अच्छी नहीं है तो आपके लिए बेड लक हो सकती है। अदरवाइज इसको सॉल्व करना भी आसान होता है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। मगर देखो यहाँ पे मसला क्या है, मसला ये है कि एग्जामिनर आपको बल्ब दे रहा है, उसके बाद सॉकेट रखा हुआ है, कहता है बल्ब और सॉकेट को ऐड करोगे तो आपके पास एक घड़ी बनेगी, अलार्म क्लॉक। दो अलार्म क्लॉक्स बराबर हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बल्ब्स के बराबर। और फिर आपके पास 7 बल्ब्स किसके कितने के बराबर होंगे, यानी कि एक सॉकेट गिवन है और कह रहे हैं कि साथ में जो वैल्यू होगी ना उसको बताओ क्या होगी। अब देखो अगर तो मैं बल्ब को 1 कंसीडर कर लेता हूँ कि बल्ब 1 के बराबर है और सॉकेट 2 के बराबर है, और 1 + 2 आपको एक अलार्म क्लॉक दे रहा है जिसकी वैल्यू 3 के बराबर है। अगर मैं ये मान के चलूं तो भाई मुझे पता चल जाएगा गलत काम है सही काम है। क्योंकि देखो अगर मैं कहता हूं कि मैंने जैसे कहा ना अलार्म क्लॉक 3 के बराबर है, 3 + 3 तो 6 बनेगा। तो क्या मेरे पास यहाँ पे 6 बल्ब थे, नहीं यहाँ पे तो 7 बल्ब हैं। इसका मतलब ये जो नंबरिंग हमने करी है सही नहीं करी, यहाँ भी कुछ और नंबरिंग करनी पड़ेगी। अब आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको जो है ना यहाँ पे नंबरिंग को सोचनी पड़ेगी। अगर तो क्वेश्चन में एग्जामिनर ने आपको बताया हुआ है ना कि भाई फिर तो आपको समझ सकते हो, अदरवाइज नहीं बताया हुआ तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग। तो फिर आपको नॉर्मली चलना पड़ेगा। लेट सपोज मैं अब लेता हूँ यहाँ पे इसको, बल्ब को मैं 2 ले लेता हूँ और सॉकेट देखो बड़ी चीज है तो मैं उसको 5 से तशबीह दे देता हूँ अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से आप 3 भी कर सकते हो बट अगेन प्रूव नहीं कर रहा होगा, तो मैंने 5 पे कर दिया। देखो 2 + 5 क्या बनता है, 7 बनता है, यानी कि अलार्म क्लॉक 7 के बराबर है। तो अगर मैं इसको मान के चलूं, क्या मेरी सीक्वेंस इस पे वेरीफाई करेगा, चेक करते हैं। भाई यहाँ पे मेरे पास देखो सेकंड लाइन के अंदर दो अलार्म क्लॉक्स आ रही हैं, यानी कि 7 + 7 का मतलब क्या, 14 बन गया। तो यहाँ पे मेरे पास देखो बल्ब कितने हैं, 7 हैं। इसका मतलब हर बल्ब को अगर मैंने एक बल्ब की क्वांटिटी को अगर मैंने 2 कंसीडर करा है तो 2 2 2, फिर ये 2, फिर ये 2, फिर ये 2, फिर ये 2, क्या ये 14 के बराबर बन रहा है, बिल्कुल बनेगा। 2 2 2 आपके 7 है ना, 7 2 14 होता है, यानी कि देखो इसको वेरीफाई कर रहा है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहे हैं, अगेन मेरे पास 7 बल्ब आ रहे हैं। इसका मतलब 2 2 2 2 2, तो यहाँ पे क्या हो गया, 14 हो गया। और मुझे पता है कि एक सॉकेट को मैंने कितना नंबर दिया था, 5 का नंबर दिया था। तो अब क्या रिमेनिंग वैल्यू बचती है, देखो अगर मैं 14 में से 5 को माइनस करता हूं तो रिमेनिंग वैल्यू क्या बचेगी। 14 में से अगर आपका 5 गया तो जाहिर सी बात है आपके पास 9 बचेगा रिमेनिंग। क्या बचेगा, 9 आपके पास बचता है रिमेनिंग। अब देखो 9 एक
आपके पास ऑड नंबर है, या तो यहाँ पे आपके पास आ सकता है, अब 9 आपके पास बच रहा है। तो यानी कि मैंने अलार्म क्लॉक को, देखो मैंने क्लॉक को क्या कहा हुआ है, मैंने क्लॉक को 7 कहा है। मैंने जो ये मेरा एडॉप्टर था या मेरा जो सॉकेट था, इसको मैंने क्या कहा था, इसको मैंने कहा था 5, और बल्ब मेरे पास है 2 का। बल्ब मेरे पास कितने का है, 2 का है। तो भाई यहाँ पे मेरे पास अब क्या क्या वैल्यू बच सकती है, कि देखो 9, 9 जो है ना, ये दो चीजों में डिवाइड हो सकता है। कैसे, एक तो मेरे पास 7 का क्लॉक आ सकती है, एक मेरे पास बल्ब आ सकता है। यानी कि इस 9 की जगह पे दो चीजें आ सकती हैं, सही है ना। एक आपका अडॉप्टर नहीं आ सकता, क्योंकि अडॉप्टर तो ऑलरेडी गिवन है ना 5 पे। तो भाई 14 में से देखो 5 तो यूटिलाइज हो रहा है, क्या बच रहा है आपके पास, 7, और 2 बच रहा है 9। तो यानी कि यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, एक मेरे पास यहाँ पे बल्ब होगा, और एक मेरे पास यहाँ पर क्या होगा, क्लॉक होगी। यानी कि ये दो वैल्यूज यहाँ पे मिसिंग है। देखो लॉजिकली सोचो, कोई बंदा आईक्यू का क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन नहीं करवा सकता। आईक्यू का क्वेश्चन खुद समझने से आता है, कोई समझा नहीं सकता, समझने से क्वेश्चन क्लियर होगा। कैसे सॉल्व किया, दोबारा अंडरस्टैंडिंग करो बेटा। देखो, अगेन ये आपने खुद एज्यूम करना है। अब मैंने जैसे 1 2 पे कंसीडर किया था, मेरा रेशो फेल हो रहा था। आप 2 3 पे करके चेक कर लो, क्या 2 3 पे फॉर्म हो सकता है। देखो 2 और 3 5 बनता है। अगर मैं 2 3 को लेता हूं, तो भाई यहाँ पे देखो मेरे पास दो क्लॉक्स, तो 5 और 5 10 बन गया। मेरे पास टोटल यहाँ पे 7 बल्ब्स हैं, तो भाई 7 2 14 होता है। तो अगर मैं बल्ब को 2 ले रहा हूँ, तो यहाँ पे कभी भी वो नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ, 2 और 3 फेल हो जाएगा। इसीलिए मैंने 2 5 और 7 लिया था। दैट्स द रीजन कि भाई अगर मैंने बल्ब को 2 लिया है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कितने बल्ब्स आ रहे हैं, यहाँ पे देखो आपके पास बल्ब्स आ रहे हैं 5। और से सोचो, मैंने कैसे 7 और 5 कंसीडर करा, किसी को समझ में नहीं आया। आप बल्ब को एक नंबर दे दो, बल्ब को आपने क्या दे दिया, 2 का नंबर दे दिया। आपने, आप कोई और नंबर भी सपोज कर सकते हो, जरूरी नहीं है आप 5 ही कंसीडर करो, 7 ही करो। आपने अगर बल्ब को 2 कह दिया ना, तो देखो टोटल यहाँ पे नीचे 7 बल्ब आ रहे हैं। तो 7 2 क्या होता है, 7 2 14 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, कि भाई यहाँ पे इन दो क्लॉक्स के ऊपर कौन सा नंबर जाएगा, खुद सोचो लॉजिकली। अब मुझे पता है कि दो क्लॉक्स बराबर है 7 बल्ब के, और एक बल्ब का नंबर है 2 के बराबर। तो भैया मुझे ऐसा नंबर चाहिए, मेरा टोटल 14 आया, 14 को 2 में डिवाइड करोगे तो 7 7 ही आएगा ना। इसका मतलब एक सिंगल क्लॉक 7 के बराबर है। अब खुद सोचो, 7 में से अगर 2 निकालोगे, तो सॉकेट का नंबर क्या होगा, 5 होगा। तो ये नंबरिंग ऐसे आई है आपके पास, ये आपने लॉजिकली खुद सोची है, ये कोई टीचर एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आप खुद देखो ना बेटा, अगर मैं इसको चलो मिटा देता हूँ, मैं कहता हूँ फॉर अ टाइम बिंग मैंने इसको मिटा दिया, कैसे मैं नंबरिंग लेकर आया। भाई नंबरिंग लाना बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल चीज नहीं है इसके अंदर। कि देखो आपने जब वन बल्ब कंसीडर किया था, अगर आप वन बल्ब कंसीडर करते हो तो आपका सॉल्व नहीं कर रहा हो। कैसे वन बल्ब कंसीडर करा, आपके पास टोटल यहाँ पे कितने बल्ब आ रहे हैं, 7 बल्ब आ रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो भाई 7 आपके पास टोटल बल्ब आ गए। अब ये 7 बल्ब किसके बराबर है, दो घड़ियों के। तो आप यहाँ पे बैठ के 7/2 थोड़ी रखोगे भाई, ये तो लॉजिक आपका बहुत मुश्किल बन जाएगा। इसीलिए आपने क्या करा, आपने वन कंसीडर नहीं करा, आपने बोला चलो बल्ब 2 के बराबर है। अब अगर आप बल्ब 2 लेते हो, तो टोटल 7 बल्ब यहाँ पे रखे हुए, तो 7 2 क्या बनेगा, 14 बनेगा। आपको पता है 14 को दो हिस्सों में ब्रेक करना आसान होता है, इसीलिए आपने घड़ी की कीमत 7 और 7 रखी। तो एक घड़ी किसके बराबर है, 7 के। तो यानी कि देखो, अगर एक बल्ब और एक सॉकेट किसके बराबर है, 7 के, तो अगर मैं 7 में से 2 निकालूंगा, तो एक सॉकेट किसके बराबर होगा, 5 के। लॉजिकली समझी बात। तो अब देखो आपके पास अगर 7 बल्ब बराबर हैं एक सॉकेट के, और रिमेनिंग क्या वैल्यू होगी, तो आपको पता है 7 बल्ब 14 के बराबर होते हैं। तो 14 में से देखो एक सॉकेट तो आपने निकाल दिया, 14 में से सॉकेट निकाल दिया, कितना बचा, 9 बचा। अब 9 के अंदर से कितने चीजें निकाल सकते हो, देखो 9 के अंदर से आप देखो यहाँ पे दो चीजें इजीली फाइंड कर सकते हो। कैसे, एक तो क्लॉक को निकाल सकते हो आप, क्योंकि क्लॉक होती है 7 के, और एक बल्ब की क्वांटिटी बचेगी। अगर आप कहते हो नहीं सर क्लॉक नहीं निकालनी, कुछ और निकालें, आप बल्ब भी निकालें, तो भाई 9 एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के ऊपर बल्ब आप ज्यादा थोड़ी निकाल सकते हो। आप कितने बल्ब निकाल लोगे, दो, 2 3 4 निकाल लोगे 80, तो एक नंबर फिर भी बच रहा होगा। तो वो नंबर कहाँ एडजस्ट करोगे, वो तो एडजस्ट ही कर नहीं सकते, इसलिए सारे बल्ब भी निकाल सकते ना, आप सारे अडोप्टर निकाल सकते थे। तो इसीलिए आपने एक क्लॉक ले ली और एक बल्ब ले लिया, क्योंकि आपके पता है कि 9 किसमें बराबर है, भाई 9 बराबर होता है 7 + 2 के। तो 7 था क्लॉक, और 2 थी आपके पास सिंपल तरीके से बल्ब की वैल्यू। ये परफेक्टली मैच कर रहा है 9 को, इसलिए यहाँ पे बल्ब और क्लॉक बच रहा होगा। दैट्स द बेसिक लॉजिक ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर का। अगेन अगर आपने मेरी आईक्यू के पेपर्स की, आईक्यू की प्लेलिस्ट की सीरीज देखी हुई है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान होगा बेटा। मैंने आपको इस तमाम चीजें बहुत कैटेगोरिकली समझाई हुई हैं। तो भाई मैं यहाँ पे पूरी नंबर सीरीज को, पूरी यहाँ पे अल्फाबेटिकल सीरीज को मैं ड्रॉ नहीं कर रहा, आई एम जस्ट रिटन दी बेसिक राइटिंग दी बेसिक पिक्चर। उसको देख लीजिएगा कि भाई देखो आपके पास टोटल दुनिया के अंदर अल्फाबेट्स में कितने लेटर्स होते हैं, ए से लेके जेड के दरमियान आपके पास टोटल 26 लेटर्स होते हैं, उनको मैंने यहाँ पे लिख दिया, सही है ना। अब देखो लॉजिक क्या है, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने आपको एक पैटर्न दिया हुआ है, कहता है बताइए इस क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे क्या आएगा। देखो आपको सबसे पहले ए गिवन है, आपको पता है ए किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। फिर जी गिवन है, जी किसके बराबर होता है, जी बराबर होता है 7 के। और आगे आई आ रहा है, आई किसके बराबर होता है, देखो आई बराबर होता है 9 के। मैंने आपसे पहले भी कहा था, पेपर के अंदर कोशिश करिएगा इस नंबर सीरीज को पहले ड्रॉ कर लें, ABCDEFGHIJKLMNOPQRST WXYZ, इसको ड्रॉ कर लें, टोटल 26 लेटर्स हैं, सही है ना। इसको नॉर्मली आप बैठ के ड्रॉ कर लें। अच्छा सी किसके बराबर होता है, देखो बेटा सी बराबर होता है मेरे पास 3 के। ई किसके बराबर होता है, ई बराबर होता है 5 के। एल किसके बराबर होता है, एल
एल एल एल एल बराबर होता है 12 के। देन एफ आ रहा है, एफ बराबर होता है 6 के। डी किसके बराबर है यार, डी तो बराबर होता है 4 के। जी किसके बराबर होता है, जी बराबर होता है 7 के। हमें नेक्स्ट नंबर को ढूंढना है। अब देखो यहाँ पे मुझे इनिशियली तो कोई पैटर्न समझ में नहीं आता कि यार 1 के बाद 7 है, फिर 3 है, फिर 6 है, फिर 9 आ रहा है, फिर आपके पास 5 है, फिर 4 है, अच्छा फिर 12 है, फिर 7 है, और मुझे नेक्स्ट नंबर चाहिए। तो मैं इसको कैसे निकालूं, मैं इसको कैसे निकालूं भाई, 1 और 7, 6 और 3 9 बनता है, ओके। 5 और 4 मगर 10 बनता है, नहीं 5 और 4 आपके पास 9 बनता है, आई एम सॉरी। अच्छा, कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको हम लोग। यार एक तरीका है, अगर मैं इन सबका सम ले लूं, अगर मैं 1 + 7 करता हूं तो क्या आपके पास क्या बन गया, सॉरी, 6 और 3 9, और 9 और 1 10, 10 और 7 आपके पास यहाँ पे देखो 17 बन रहा है। मुझे पता है 5 और 4 9, और 9 और 9 क्या होता है, 18 होता है, ओके। यानी कि देखो मेरे पास एक सम की सीरीज आ रही है, 17 18। मुझे साफ तौर पे दिख रहा है 12 + 7 क्या होगा, 12 + 7 19 होता है। अरे भाई पता चल गया ना भैया, पैटर्न पता चल गया। देखो पहली वाली तमाम की तमाम कॉलम का सम आया 17 के, दूसरे कॉलम का सम आया 18, तीसरे कॉलम का सम आया 19। अब मुझे एक बात पता है कि नेक्स्ट कॉलम का सम क्या होगा, 20 के बराबर। और मुझे साथ ही यहाँ पे एक और डिसेंडिंग सीरीज भी दिख रही है कि देखो सबसे पहले आपके पास 4 नंबर्स थे, फिर 3 नंबर्स हुए, फिर 2 नंबर्स हो गए। पहले देखो पहली वाले कॉलम में 4 नंबर्स थे, फिर आपके पास कितने नंबर्स हो गए, 3 हो गए, फिर 2 नंबर हो गए। यानी कि लास्ट कॉलम में सिर्फ एक ही नंबर होगा और उसकी वैल्यू क्या होगी, 20 के बराबर होगी। तो 20 का मतलब क्या है, 20 पे कौन सा लेटर आता है, 20 पे आता है टी का लेटर। यानी कि यहाँ पे कौन सा लेटर एग्जिस्ट कर रहा होगा, टी का लेटर एग्जिस्ट कर रहा होगा। यानी कि बेटा यहाँ पे कौन सा लेटर एग्जिस्ट कर रहा होगा, यहाँ पे आपके पास टी का लेटर एग्जिस्ट करेगा, यानी कि ये आपका आंसर होगा। कैसे पिक करा, देखो सबसे पहले तो नंबर से आपने सिंपल अल्फाबेटिकल सीरीज को ड्रॉ करा। उसके बाद देखो डायरेक्ट कोई आपके पास ऑप्शन नहीं आ रहा था, तो आपने क्या करा, आपने सिंपल कॉलम का सम लिया। पहला कॉलम 17 आया, दूसरे कॉलम 18 आया, तीसरा 19 आया। इसका मतलब क्या हुआ, नेक्स्ट कॉलम का सम 20 होगा, ये तो कंफर्म हो गया। अब आप दूसरी लॉजिक को समझो कि भाई पहले वाले कॉलम में आपके पास टोटल 4 अल्फाबेट्स आ रहे हैं, दूसरे वाले कॉलम में 3 आ रहे हैं, तीसरे वाले कॉलम के अंदर 2 आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है लास्ट कॉलम में एग्जामिनर ने बना के भी दिया हुआ है, सिर्फ एक ही लेटर है। एक ही लेटर का मतलब क्या है, जो सम आ रहा है वही लेटर होगा, जाहिर सी बात है। तो 20 होगा, 20 पे क्या है, टी है, तो आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर टी के बराबर। आज के पास पेपर्स के अंदर बेतहाशा आया हुआ है। इस क्वेश्चन में भी अगेन आपको बेटा अल्फाबेटिकल सीरीज के ऊपर कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई बताइए इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी। RFNGOPZ क्वेश्चन मार्क हमें सॉल्व करना है। देखो भाई कैसे सॉल्व करेंगे, आइए लॉजिकली सोचते हैं। यार देखो आर किसके बराबर होता है, आर 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 मेरा दोस्त, आर आर बराबर होता है 18 के, ओके। एफ किसके बराबर है, एफ बराबर होता है सिंपल 6 के। और एन किसके बराबर होता है, एन बराबर है 14 के, ओके। अच्छा पहले मैं सिंपल नंबर्स को लिख दूं ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए ना। जी किसके बराबर है बेटा, जी बराबर है 7 के। ओ किसके बराबर होता है, ओ मेरे पास मेरा दोस्त ओ कहाँ है, 15 के बराबर होता है। पी किसके बराबर है, पी बराबर है 16 के। हमें इस नंबर की वैल्यू नहीं पता, ओके। जेड बराबर होता है 26 के। अब देखो मेरे पास सबसे ऊपर आ रहा है 18। यार अगर मैं इसको जो है ना हॉरिजॉन्टली अपनी सीरीज को ड्रॉ करने की कोशिश करूं कि देखो एफ प्लस का एन क्या होगा, 14 + 6 मुझे साफ तौर पे पता है बराबर होगा 20 के। यानी कि 6 और 14 किसके बराबर होगा, प्लस का, ये बराबर होगा 20 के, ओके। अगर मैं इनके अंदर ये 7 और ये जो जी और ओ आ रहा है, अगर इनका भी मैं सम करूं तो क्या बनेगा, 7 15, 5 में 2 का इजाफा आपके पास क्या बन जाएगा, 22 बन जाएगा ना। 15 और 7 ये आपके पास बन गया 22, ओके। यानी कि देखो 18 के बाद 20 आया, 18 सबसे टॉप पे था, फिर उसके पास जो दोनों लाइन अगला जो आपके पास रॉ आ रही थी उसके अंदर 20 आया, फिर नेक्स्ट रॉ में 22 आया। दैट सिंपली मींस आपके पास जो उससे अगली रॉ होगी उसके अंदर क्या होगा, उससे अगली रॉ में 24 होगा। क्योंकि देखो ये चीज अगली रॉ को वेरीफाई भी कर रही है, जो लास्ट रॉ आ रही है उसमें 26 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, 2 का डिफरेंस चल रहा है। गौर से बात समझ में आई, देखो मुझे कैसे पता चला, इल्हाम थोड़ी हुआ है, मुझे आपके सामने बैठ के निकाला है। भाई पहली रॉ जो थी देखो उसमें 18 था, सेकंड रॉ जो आपके पास आई उसका सम 20 के बराबर था, थर्ड रॉ के अंदर देखो 22 आ रहा है। इसका मतलब चौथी रॉ जो होगी उसमें 24 होगा और लास्ट रॉ में 26 होगा। इसका मतलब क्या है, थर्ड रॉ का जो सम होगा ना वो 24 है। तो भाई आपको थर्ड रॉ में पी और ये क्वेश्चन मार्क गिवन है, यानी कि भाई मुझे पी और क्वेश्चन मार्क इनका जो भी सम होगा वो किसके बराबर है, 24 के। तो हमें पता है भाई पी बराबर है 16 के। तो अगर मैं क्वेश्चन मार्क को इधर ही रहने दूं, 24 में से 16 को माइनस करवा दूं, 24 में से बेटा जब 16 जाएगा तो क्या बचेगा, जाहिर सी बात है भाई 24 में से 16 जाएगा तो 8 बचेगा। और 8 किसके बराबर होता है, 8 बराबर होता है मेरे पास एच के। यानी कि कौन सा नंबर मिसिंग है, कौन सा अल्फाबेट मिसिंग है, एच मिसिंग है। इसका मतलब यहाँ पे एच होना चाहिए था, बेसिक कॉन्सेप्ट है। बताओ भाई चुटकी बजा के सॉल्व होगा, चुटकी बजा के, क्या मुश्किल बात है इसमें, क्या प्रॉब्लम की बात है। भाई दोस्तों से लाजमी तौर पे शेयर करना है लेक्चर के। अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जो हमारे पास आ रहा है, एग्जामिनर कहता है विच नंबर रिप्लेसेस द क्वेश्चन मार्क एंड कंप्लीट द सीक्वेंस। क्वेश्चन मार्क माशाल्लाह से यहाँ पर आ रहा है। अच्छा अच्छा। यार देखो मैंने आपको कहा था कभी भी इस तरह की अगर कोई भी आपके पास सीक्वेंस है, इस तरह की कोई भी सीरीज आ जाए ना, इस तरह की डायग्राम गिवन हो, तो इसमें पहले तो कॉलम को चेक कर लो या रॉ को चेक कर लो। कॉलम का सम या रॉ का सम अगर सिमिलर आ रहा है तो उससे भी निकाल सकते हैं।
नहीं तो देखो यहाँ पे पांच टर्म्स आ रही हैं, मुझे एक लॉजिक और समझ में आ रही है कि देखो यहाँ पे आपके पास टोटल पांच टर्म्स आ रही हैं, आपके पास टोटल पांच सर्कल्स गिवन है ना, कितने सर्कल्स हैं, पांच हैं। तो भाई अगर मैं दोनों का सम और दोनों का डिफरेंस लेके देखूं जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन में करा था, तो भाई चार में से अगर एक जाएगा तो क्या बचेगा, तीन बचेगा। 11 में से भी अगर मैं तीन को माइनस करता हूँ, दोनों का बिल्कुल डिफरेंस कर रहा हूँ, 11 में से भी तीन जाएगा तो आठ बचेगा। और 3 + 8 11 ही तो होता है, और से देखो ना, 3 + 8 11 होता है। मुझे नहीं पता ये सीरीज अभी सही निकाली है गलत निकाली है, चेक कर लेते हैं फर्दर। कि देखो चार में से एक गया तो तीन आया, और आपने 11 में से जब तीन को निकाला तो आठ आया, और आठ प्लस का तीन बराबर होता है किसके, 11 के। ये बात तो कंफर्म है, किसके बराबर होता है, 11 के। सिमिलरली देखो तीन में से अगर मैं तीन को माइनस करूंगा तो जीरो आएगा, और छह में से पांच जाएगा तो एक आएगा, और इन दोनों को अगर मैं सम करूं तो देखो बीच वाली वैल्यू बना रही है, कंफर्म हो गया। यानी कि देखो नौ में से अगर दो जाएगा तो सेवन बचेगा, चार में से दो जाएगा तो दो बचेगा, और सात प्लस का दो क्या होगा, नौ के बराबर होगा, कंफर्म हो रहा है। छह में से चार जाएगा तो देखो दो बचेगा, नौ में से तीन जाएगा तो ऑब्वियसली छह बचेगा, और छह प्लस दो आठ के बराबर होता है, कंफर्म हो गया। तो बेटा पांच में से एक जाएगा तो क्या बचेगा, चार बचेगा। अब देखो एक में से अगर चार जाएगा तो नेगेटिव का थ्री बचेगा, तो चार माइनस का थ्री। अच्छा यहाँ पे दो आंसर आ सकते हैं बेटा, पहली बात, यहाँ पे एक आंसर वन आ सकता है, एक आंसर सेवन आ सकता है। देखो नॉर्मली हम सीक्वेंसेस के अंदर नेगेटिव वैल्यू को काउंट नहीं कर रहे होते, हम कहते हैं कि यार बड़ी में से छोटी को माइनस कर, तो चार में से अगर मैं एक निकालूंगा तो प्लस का थ्री बचेगा, और फोर प्लस का थ्री क्या हो जाएगा, ये सिंपल हम क्योंकि सम कर रहे हैं तो ये सेवन आना चाहिए। बट अगेन आपके ऑप्शंस पे डिपेंड करता है, ऑप्शंस में क्या मौजूद है, क्योंकि देखो अगर मैं ऊपर मैंने हर जगह पे क्या किया था, बड़ी में से छोटी को माइनस किया था, हम लोगों ने बड़ी में से छोटे को माइनस किया था। तो चार में से अगर एक जाएगा तो प्लस का तीन बचेगा, और तीन प्लस का चार सात होता है। बट अगर कोई बच्चा इस लॉजिक को लेकर चले कि नहीं सर यहाँ पे पहले वन आ रहा है तो वन में से चार अगर जाएगा तो थ्री बचेगा, तो आप उस लॉजिक को लेके चल सकते हो, फिर ऑप्शंस भी डिपेंड करते हैं वहाँ पे ऑप्शंस क्या गिवन है। बट मेरे नजदीक यहाँ पे वैसे सेवन आना चाहिए, उसके पीछे लॉजिक क्या है कि हम बड़े में से छोटे को माइनस कर रहे थे, तो बड़े में से छोटा जब जाएगा तो प्लस का थ्री आएगा, और थ्री प्लस का फोर सेवन बचेगा। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो भाई ये जो मैंने आपको आईक्यू के क्वेश्चंस करवाए हैं मैराथन पार्ट टू के अंदर, ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मैं भी बेसिक मैथ्स के क्वेश्चंस के ऊपर लेके जा रहा हूँ, बट बेटा आईक्यू के सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको सॉल्व करवाए दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड दे ऑल आर फ्रॉम द पास्ट पेपर्स। इनको लाजमी आपने सॉल्व करना है, और अपने दोस्तों से फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में लाजमी तौर पर शेयर करना है वीडियो लेक्चर का। सेकंड पार्ट के ऊपर मूव करेंगे, मैराथन के सेकंड पार्ट के ऊपर जो मैं लास्ट क्लासेस के अंदर आपको करवा रहा था वो बेसिक मैथ्स के क्वेश्चंस थे। तो भाई बेसिक मैथ्स के क्वेश्चंस भी बेतहाशा पूछे जाते हैं, इसलिए उनको भी लाजमी तौर पे कवर अप करना जरूरी है। तो भाई देखो पहले क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है इफ अ शेडो ऑफ अ 4 फीट टॉल गर्ल इज 4 फीट एंड एंगल ऑफ एलिवेशन इज डैश। अच्छा अब देखो इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है, पहले तो आपको पता होना चाहिए एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। भाई एंगल ऑफ एलिवेशन वो एंगल होता है बेटा जो नीचे से ऊपर की जाने फॉर्म होता है। ऐसा एक क्वेश्चन शायद मैंने लास्ट मैराथन पे भी आपको करवाया था, मगर मैं स्टिल दोबारा बता देता हूं। भाई एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है बेटा, एलिवेशन एंगल वो होता है जो नीचे से ऊपर की जाने फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पे भी खड़े हुए हो तो भाई आपकी जो आई साइड है ना, वहां से बेस से जो ऊपर की जाने बनने वाला एंगल होता है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। ऊपर से नीचे वाला जो एंगल होता है ना बेटा, इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहा जाता है। ये दो चीजें आपको हमेशा मालूम होनी चाहिए। एंगल ऑफ एलिवेशन वो एंगल होता है बेटा जो नीचे नीचे से ऊपर की जाने फॉर्म होता है, वाइल एंगल ऑफ डिप्रेशन वो एंगल होता है जो ऊपर से नीचे की जाने फॉर्म होता है। अच्छा एक और कॉन्सेप्ट क्या है, शेडो। हमेशा याद रखिएगा शेडो कहा जाता है बेस को। अगर कोई भी इंसान दुनिया के अंदर कहीं पे भी खड़ा होता है तो भाई शेडो उसका कहाँ गिरेगा, साया उसका हमेशा नीचे पड़ेगा ना, जमीन पे पड़ेगा। तो शेडो हमेशा बेस को कहते हैं। तो एग्जामिनर क्या कह रहा है कि एक लड़की है, उसकी हाइट तुम्हारे पास आ रही है 4 फीट की, उसका शेडो जो जमीन पे आ रहा है वो भी कितना, 4 फीट का। तो एग्जामिनर कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन क्या फॉर्म होगा, यानी कि नीचे से ऊपर की जाने बनने वाला एंगल आपको फाइंड करना है। हमें देखो पता है कि यहाँ पे सिंपल एक राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट आ रहा है। कैसे कि भैया आपके पास सिंपल एक परपेंडिकुलर है, और आपके पास सिंपल थीटा के सामने वाली साइड को आप परपेंडिकुलर कहते हो, परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हो, जो साइड बच जाती है वो बेस होती है। अब देखो आपके पास जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो क्या होते हैं, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर दे पेंटेड ब्लैक। तो ऐसा फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे जिसमें बेस भी आता हो परपेंडिकुलर भी आता हो। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर दे पेंटेड ब्लैक, तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, दे पेंटेड ब्लैक, यानी कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो मेरे पास यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगा, टेंजेंट थीटा, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर बराबर है 4 के, बेस भी बराबर है किसके, 4 के। तो बेटा सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1। आप अगर टेंजेंट को दूसरी तरफ भेजोगे तो वहां जाके क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल टेंजेंट इनवर्स 1। हमें पता है टेंजेंट इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 45 डिग्री के बराबर होती है, और 45
डिग्री को अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करोगे, इट शुड बिकम पाई बाय 4। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट है, कोई मुश्किल चीज नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा था कि भाई एक खातून है या एक खातून है, हाँ, एक खातून है जो कि कहीं पे खड़ी हुई है। जब वो खड़ी हुई है तो जाहिर सी बात है उनकी हाइट क्या होगी, 4 फीट के बराबर है। आगे एग्जामिनर कहता है उनका शेडो पड़ रहा है। हमेशा याद रखिएगा शेडो बेस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शेडो बेस को कहा जाता है। तो इसको कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा, शेडो हमेशा बेस को कहा जाता है। तो एग्जामिनर कह रहे हैं उनका 4 फीट का शेडो है। अब एग्जामिनर क्या कह रहा था? एंगल ऑफ एलिवेशन बताइए। बेटा नीचे से ऊपर की जाने बनने वाला जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो भाई देखो ये आपके पास सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो आपको परपेंडिकुलर पता है, थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, जो साइड बच जाती है वो बेस की साइड होती है। आपने ऐसा फॉर्मूला यूज करना है जिसमें परपेंडिकुलर भी आ रहा हो और जिसमें बेस भी आ रही हो। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सिंपलीफाई करोगे आंसर आ जाएगा। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने गलत बता दिया था, इस क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट क्या था, लॉजिक क्या थी, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था भाई कि देखो एग्जामिनर आपको एक सीरीज दे रहा है कि 75 के बाद 50 आ रहा है। ओके, 75 के बाद 50 का मतलब क्या है कि नेगेटिव का 25 हो रहा है। फिर देखो 50 के बाद 90 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? 5 में 9 कब मिलता है? जब आप 4 का इजाफा करते हो, यानी कि प्लस का 40 किया आपने। फिर 90 के बाद अगेन 65 आ रहा है, यानी कि नेगेटिव का 25 हुआ है। फिर 65 के बाद देखो 105 आ रहा है। तो भाई 6 में 10 का मतलब क्या है? 4, यानी कि 65 प्लस का 40 करूंगा तो मुझे अगेन क्या मिल रहा है? 105 मिल रहा है। तो अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा? जाहिर सी बात है नेक्स्ट नंबर होगा -25 करने का। तो 105 में से जब आप 25 को माइनस करवाओगे तो इट शुड बी 80। तो इट शुड बी 80, मैंने वहां पे गलती से 130 बोल दिया था, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 80 के बराबर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आईक्यू का आ रहा है, बट बेसिक मैथ साइड पे भी आ सकता है। एग्जामिनर कहता है Sally has never received a violation from the Federal Aviation Administration during her 16 years of flying car. Must be a great pilot. Which of the following can be said about the reasoning above? The argument is built upon the hidden assumptions. The definition of the terms create ambiguity. This is an example of an argument that is directed against the source of the claim rather than the claim itself. The argument uses circular reasoning. The arguments worked by an analogy. अब इस क्वेश्चन की लॉजिक को समझो कि वो ये आपके पास एक लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन आ रहा है। अगर आप इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो ना, एग्जामिनर क्या कह रहा है? सैली हैज नेवर रिसीव्ड अ वायलेशन फ्रॉम द फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग हर 16 इयर्स ऑफ फ्लाइंग कार। ओके, ड्राइविंग कार होगा वैसे, फ्लाइंग कार नहीं होगा। ड्राइविंग चलो फ्लाइंग कार, अगर एविएशन की बात करें तो फ्लाइंग कार ही होगा, बट फ्लाइंग प्लेन होना चाहिए था फिर। बट चलो खैर है। फ्लाइंग कार मस्ट बी अ ग्रेट पायलट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेड अबाउट द रीजनिंग अबव? द आर्गुमेंट बिल्ड अपॉन द हिडन assumptions, इट कैन बी ट्रू। बिकॉज देखो दुनिया के अंदर कितना अच्छा ही कोई ड्राइवर क्यों ना हो, इतना अच्छा ही कोई पायलट क्यों ना हो, उससे गलती भी हो सकती है, उससे जहाज गिर भी सकता है। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। आपने अक्सर कितनी दफा आपने सिग्नल तोड़ा है? आप में से बहुत से लोग बहुत अच्छे ड्राइवर्स होंगे, बट कभी कभार गलती से फोन निकाल लिया जाता है, कभी कभार गलती से आप सिग्नल तोड़ देते हो। मतलब तोड़ना नहीं चाहिए। आप किसी भी मुल्क की बात कर लो, इंग्लैंड की बात कर लो, वहां पे भी आपको ड्राइविंग फाइन हो जाता है। आप अमेरिका की बात कर लो, पाकिस्तान में तो खैर कोई कानून ही नहीं मौजूद ना, खैर। मगर अगेन एक बेसिक लॉजिक को समझो कि भाई एग्जामिनर आपको पहली केस में क्या बता रहे हैं कि एक सैली खातून जो है ना, उनके पास 16 इयर्स का फ्लाइंग कार यानी कि फ्लाइंग प्लेन का उनके पास एक एक्सपीरियंस एग्जिस्ट कर रहा है, 16 साल का, 16 घंटों का या 16 साल का, आप कुछ भी लगा लो। आगे कहता है कि भाई कौन सी इनको करेक्ट है, उनको कभी वॉयलेशन पहले रिसीव नहीं हुई थी उनके 16 साल पीरियड में। तो भाई अगर अब रिसीव हो रही है तो हो सकता है कोई गलती हो गई, नॉर्मल सी बात है ना। तो एग्जामिनर क्या कह सकता है कि भाई द आर्गुमेंट इज बिल्ड अपॉन द हिडन assumption, ये सबसे परफेक्ट इसका आंसर हो सकता है। The definition of the terms create ambiguity, नहीं ये नहीं हो सकता। This is an example of argument is decided against the source of the claim rather than the claim itself. Again ये भी ऑप्शन करेक्ट आपको नहीं करता, क्योंकि भाई इसमें ऐसी कोई बात ही नहीं है। The argument uses circular reasoning, के argument वर्क बाय एनालॉजी, नहीं ये भी नहीं है। तो भाई देखो आपके पास, आपको नहीं पता बैक साइड की स्टोरी क्या है, तो हिडन assumptions कोई ना कोई आ रही है, इसके बेसिस के ऊपर उसने यहाँ पे अज्यूम करा हुआ है कि भाई आपको नहीं पता 16 साल में कुछ नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होता। नहीं ऐसा नहीं होता भाई, 16 साल में अगर कोई आपने गलती नहीं करी, कोई क्राइम नहीं करा, तो ये थोड़ी है कि आप अगले 20 साल में क्राइम भी नहीं करोगे। नहीं ऐसा नहीं होता। हाँ एक ट्रैक रिकॉर्ड जरूर होता है, बट 16 साल में गलती नहीं करी तो आगे गलती हो सकती है, नॉर्मल सी बात है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए मेरे नजदीक परफेक्ट आंसर होगा। देखो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ट्रिकी थोड़े से होते हैं। सिमिलरली देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, इसमें एग्जामिनर कहता है द फाइनेंशियल एड ऑफिसर सेंड एन ईमेल टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स इन द यूनिवर्सिटी दैट दे नीडेड टू सबमिट द फाइनेंशियल एड फॉर्म बाय द फ्राइडे अलोंग विद द नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, guardian's income certificate and statement of expenses. Which one of the following assumption was the financial aid officer making? Okay, यानी कि देखो फाइनेंशियल एड ऑफिसर ने ईमेल सेंड करी है तमाम स्टूडेंट्स को जिनको नीड थी फाइनेंशियल एड की। ये बात समझिएगा। द फाइनेंशियल एड ऑफिसर सेंड एन ईमेल
email to all the students in the university that they needed to submit the financial aid form by Friday along with the national identity card and blah 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 blah. Which one of the following assumption was the financial aid officer making? All the students were not interested in financial aid. नहीं ये नहीं हो सकता ना भाई, अगर तो स्टूडेंट इंटरेस्टेड ही नहीं होते तो ईमेल क्यों करते भाई? अगर आप इंटरेस्ट शो करोगे, लेट्स सपोज इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द आईबी और फास्ट, तो आप फाइनेंशियल एड का अगर फॉर्म फिल करो तभी आपको ईमेल मिलेगी ना कि भाई फाइनेंशियल एड भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये तो करेक्ट नहीं हो सकता। ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स कुड पे देयर फीस, ये अगेन ऑप्शन नंबर ए ही आ रहा है कि भाई अगर तमाम स्टूडेंट्स फीस पे कर सकते होते तो भाई फाइनेंशियल एड ऑफिसर उनको ईमेल क्यों करता? नहीं करेगा ना। ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हैड अ जीपी अबव 3.00, भाई ये तो पॉसिबल नहीं है, क्वेश्चन में कहीं जीपीए का जिक्र ही नहीं है कि फाइनेंशियल एड के लिए इतनी जीपीए चाहिए। अच्छा, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स वांटेड फाइनेंशियल एड, इट कैन बी करेक्ट, इसको मैं मार्क कर लेता हूं। नेक्स्ट कह रहा है ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हैड अ जीपीए बिलो 3.0, अगेन जीपीए का तस्करा ही नहीं है, तो ये आपके ऑप्शन तो वैसे ही करेक्ट गलत हो गए। तो खाली एक ही ऑप्शन यहाँ पे वैलिड है जिसके अंदर एग्जामिनर ने भाई जिन लोगों को ईमेल भेजी है उन्हें चाहिए तभी भेजी है। तो एजम्पशन क्या होगी? एजम्पशन ये होगी भाई इन लोगों को पैसे चाहिए, इन लोगों को फाइनेंशियल एड चाहिए, इन तमाम बच्चों को। तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है, अच्छा लास्ट क्लास में मैंने इसे मिलते जुलते क्वेश्चन एक करवाया था, अक्सर बच्चे उसमें कंफ्यूज हो गए थे भाई, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ। इस वाले क्वेश्चन को बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन आ रहा है। एग्जामिनर ने देखो यहाँ पे आपसे पूछा हुआ क्या है, एग्जामिनर कह रहे थे एंगल बिटवीन द टू बाइसेक्टर ऑफ द अपोजिट क्वाड्रेंट। अब देखो आपके पास मैथ्स के अंदर ये क्वाड्रेंट नंबर 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4 होता है। भाई 1 और 2 भी आपस में अपोजिट है, 2 और 3 भी आपस में अपोजिट है, 3 और 4 भी आपस में अपोजिट है, सही है ना? अब देखो आप कहां पे अपना बाइसेक्टर बना रहे हो। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो क्वाड्रेंट को एग्जैक्टली हाफ में ब्रेक कर रही है। अगर तो आप इन दो के दरमियान में अपना क्वाड्रेंट अपना बाइसेक्टर बना रहे हो तो उस सूरत में आपका इन दोनों बाइसेक्टर्स के दरमियान का जो एंगल होगा 180 का होगा, नॉर्मल सी बात है। वाइल अगर मैं अपना एंगल इधर बनाता हूं, वाइल अगर मैं अपना एंगल इधर फॉर्म करता हूं, यानी कि इन दो अपोजिट क्वाड्रेंट्स के दरमियान फॉर्म करता हूं, तो भाई देखो यहां से लेके यहां तक का एंगल 45 डिग्री, यहां से लेके यहां तक का एंगल 45 डिग्री, 45 प्लस 45 का मतलब क्या? उस सूरत में आंसर 90 डिग्री होगा। आपको क्वेश्चन ने कहीं पे भी 180 डिग्री नहीं दिया हुआ, इसका मतलब आंसर 90 डिग्री इसलिए होगा। अक्सर बच्चे मेरे उस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो रहे थे, सर आपने 90 क्यों सेलेक्ट करा? अरे भाई 90 सेलेक्ट करने के पीछे लॉजिक है कि भाई अगर तो आप अपने बाइसेक्टर को यहां पे फॉर्म करते हो ना इन दो अपोजिट क्वाड्रेंट्स के दरमियान में, उस सूरत में दरमियान का एंगल क्या होता है बेटा? इनके दरमियान का एंगल स्ट्रेट लाइन बन रही है तो 180 डिग्री होता। मगर यहां पे देखो एग्जामिनर ने आपसे क्या कहा हुआ है कि भाई आपको ऑप्शन नहीं गिवन 180 का, तो इसका मतलब क्या है कि भाई आपने कोई दूसरे दो क्वाड्रेंट उठाए हैं, आपने ये वाले दो अपोजिट क्वाड्रेंट उठाए हैं। तो भाई मुझे पता है कि बाइसेक्टर का मतलब होता है क्वाड्रेंट का आधा, एक कंप्लीट क्वाड्रेंट का एंगल होता है 90 डिग्री, तो बाइसेक्टर क्या करता है? आधा कर देगा, 90 का आधा 45, तो इधर भी 45 इधर भी 45, इनके दरमियान का एंगल क्या होगा? 90 के बराबर होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई, बेसिक क्वेश्चन है। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है भाई मैंने बहुत सारे बेसिक मैथ्स के क्वेश्चंस, आईक्यू के क्वेश्चंस आपको लास्ट वाली मैराथन पे भी सॉल्व करवाए थे। तो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है आर्क AB ऑफ द लेंथ 5 सेंटीमीटर इज मार्क्ड ऑन अ सर्कल रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर एरिया ऑफ द सेक्टर बाउंडेड बाय द आर्क गिवन दिस। यानी कि भाई सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है, एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि भैया तुम्हारे पास एक आर्क आ रहा है AB, लेंथ ऑफ द 5 सेंटीमीटर, कोई मसले की बात नहीं है भाई, आपको आर्क लेंथ की वैल्यू गिवन है, किसके बराबर गिवन है? यानी कि लेट सपोज ये आपका आर्क लेंथ आ रहा है, आर्क लेंथ की वैल्यू 5 गिवन है। तो एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हें सेंटर से जो है ना एक आर्क लेंथ अपनी ड्रॉ करिए, उस आर्क लेंथ की वैल्यू 5 है, आपको रेडियस की वैल्यू 3 गिवन है। आपसे एग्जामिनर कह रहे हैं एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल बताओ। भाई एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल का मतलब क्या होता है? इस वाले पार्ट के रीजन की आपको वैल्यू बतानी है। एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? भाई सिंपल सा फॉर्मूला होता है 1/2 R² थीटा, या फिर आपको जैसे पता है एस बराबर होता है किसके? आर थीटा का, डायरेक्टली सॉल्व कर लो। तो भाई इसको डायरेक्टली अगर आप इस फॉर्मूले को यहाँ पे प्लॉट करवाओगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हाफ का हाफ, आगे आ जाएगा सिंपल RS का RS, क्योंकि देखो थीटा किसके बराबर होगा? थीटा बराबर होगा ना S/R के, तो आर स्क्वायर से कट गया, तो आपके पास सिंपली क्या बन जाएगा? देखो आर स्क्वायर का आर स्क्वायर, थीटा की जगह पे अगर मैं थीटा की वैल्यू डालूं किसके बराबर है? S/R के, तो आर से एक आर कट गया, तो क्या आ जाएगा? हाफ इंटू RS। सिंपल तरीके से आंसर आ जाएगा। आई गेस मैंने इस तरह का क्वेश्चन पिछले लेक्चर में भी करवाया था, बहुत आता है फास्ट के अंदर। आपके पास बेटा आर की वैल्यू क्या है? आर आपके पास बराबर है 3 के, और आपके पास सेक्टर ऑफ अ सर्कल है 5 के बराबर, तो 5 3 ये बन गया 15/2, 15/2 क्या होगा? 7.5 होगा। अच्छा क्वेश्चन का आंसर क्या है? ये इंटरेस्टिंग है। एग्जामिनर कह रहे हैं 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7.5 मीटर स्क्वायर, या 75 मीटर स्क्वायर, या 70 सेंटी स्क्वायर। भाई देखो 15/2 क्या होगा? सिंपल 7.5, क्योंकि 2 7 14 होते हैं, तो ऑब्वियसली 15 क्या होगा? 7.5 पे आपको मिलेगा। आपको देखो एरिया गिवन है, भाई एरिया आपको देखो, आपको जो भी लेंथ गिवन थी ना, एरिया बेसिकली क्या होता है? एरिया दुनिया के अंदर होता है हर जगह पे लेंथ इंटू लेंथ, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया होता है। आपको एक लेंथ अगर सेंटीमीटर गिवन है, दूसरी लेंथ भी सेंटीमीटर गिवन है, तो क्या यूनिट आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो आंसर क्या होगा? 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
नेक्स्ट, अच्छा बेटा अब देखो आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कहता है कि आपके पास दो इक्वेशंस हैं। पहली इक्वेशन में एग्जामिनर कह रहा है कि भैया तुम्हारे पास क्या आ रहा है, 2x प्लस का 6y बराबर है किसके, जीरो के। कहता है कि तुम्हारे पास जो दूसरी इक्वेशन आ रही है ये आ रही है x माइनस का 3y इक्वल टू 10। कहता है कि भैया बताइए x की वैल्यू क्या होगी। देखो मुझे अगर x की वैल्यू चाहिए ना, इसका मतलब मुझे y को, इन दोनों इक्वेशंस के अंदर से मुझे y को एलिमिनेट करना है। तो भैया देखो पहली इक्वेशन के अंदर y के साथ 6 आ रहा है, तो मैं सेकंड इक्वेशन के अंदर भी y के साथ किसी तरीके से 6 को लेकर आ जाता हूँ। सिंपल तरीके से अगर मैं सेकंड इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करवाऊं, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करवाऊं, ये 2 इधर 6 होता है ना, तो क्या बन जाएगा। अगर बेटा मैं सिंपली सेकंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करवाऊं, 2 से, तो ये बन जाएगा आपके पास 2x माइनस का 6y इक्वल टू 10 टू 20। अब देखो आपकी जो न्यू इक्वेशन आई, यानी कि देखो आपने सेकंड वाली जो इक्वेशन है ना, इसको सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया 2x माइनस का 6y इक्वल टू 20। आपके पास ऊपर क्या मौजूद है, ऊपर मौजूद है 2x प्लस का 6y इक्वल टू 0। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करवाऊंगा तो प्लस 6y से माइनस 6y कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x प्लस का 2x 4x हो जाएगा, 20 प्लस का 0 20 आ जाएगा, 4 1 जार 4 होता है, 4 5 जार 20 होता है, तो x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, सिंपल 5 के बराबर आ जाएगी। इस क्वेश्चन का सिंपली आपके पास आंसर आ जाएगा 5 के बराबर। भाई आपको दो लीनियर इक्वेशंस गिवन है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करवाओगे आंसर आ जाएगा। अच्छा बेटा अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है वैल्यू ऑफ x बताइए अगर आपका लॉग आ रहा है बेस 32 फंक्शन x इक्वल टू 0.8। यानी कि देखो क्वेश्चन बेसिकली ये गिवन है कि एक लॉगरिथम है, उसकी बेस में 32 आ रहा है, उसका फंक्शन x आ रहा है इक्वल टू के बाद 0.8 आ रहा है। सबसे पहले तो भाई 0.8 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो भाई 0.8 को दुनिया में कभी भी डेसिमल को अगर आपने रिमूव करना हो ना, तो डेसिमल को आप एक प्लेस आगे शिफ्ट करते हो। जब कभी डेसिमल को आप एक प्लेस आगे शिफ्ट करते हो ना, डिवीजन में 1 के बाद उतने जीरो आते हैं, क्योंकि आप डेसिमल को एक प्लेस आगे भिजवा रहे हो, तो जाहिर सी बात है डिवीजन में क्या होगा बेटा, डिवीजन के बाद 1 के बाद एक जीरो आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, 8 डिवाइडेड बाई 10, तो 2 4 जार 8 होता है, 2 5 जार 10 होता है। यानी कि मैं इस 0.8 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, जरा आसान भाषा में 4/5 लिख सकता हूँ। अब देखो लॉगरिथम की दुनिया में एक प्रॉपर्टी होती है, लॉगरिथम की दुनिया में प्रॉपर्टी क्या होती है कि बेटा कभी भी लॉगरिथम की बेस में कोई वैल्यू गिवन हो, आगे फंक्शन गिवन हो, इक्वल टू के बाद कोई वैल्यू आ रही हो, तो भाई लॉगरिथम की प्रॉपर्टी ये कहती है कि भाई तुम्हारा यहाँ पे जो भी फंक्शन आ रहा है उसको तुम एज इट इज एक बार लिखोगे, आपके पास बेस में जो नंबर आ रहा है वो लिखा जाएगा, और इक्वल टू के इस तरफ जो भी वैल्यू आ रही होगी उसकी पावर में आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, यहाँ पे सिंपल 8 के बराबर होगी। ये बेसिक लॉगरिथम की प्रॉपर्टी होती है। लॉगरिथम की दुनिया में प्रॉपर्टी क्या होती है कि भाई जो भी आपका दुनिया के अंदर आपका पर्टिकुलरली फंक्शन है ना, उसको आपने एज इट इज एक बार लिखना है, लिख दिया, इक्वल टू का साइन लगाओ। अब जो भी बेस में नंबर आ रहा था ना उसको लिखोगे, और उसकी पावर के अंदर इक्वल टू के इस तरफ जो भी वैल्यू थी वो उसके पावर में आ जाएगी। ये मैथ्स के अंदर लॉगरिथम की बेसिक प्रॉपर्टी होती है, सही है ना। अब देखो 32 क्या होता है, हम सबको पता है 32 बराबर होता है 2 की पावर 5 के, और होल पावर में क्या है 4 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 से 5 कट गया, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 बराबर होता है 16 के। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत पेपर में क्वेश्चन आते हैं इस लॉजिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि अगर x की वैल्यू y से छोटी है, अगर x कैसा है, y से छोटा है, और a और b आपस में बराबर हैं, तो कौन सी कंडीशन इन चारों वैल्यूज को सेटिस्फाई कर सकती है। अब देखो लॉजिकली सोचो, एग्जामिनर कह रहा है कि x की वैल्यू कैसी है बेटा, y से छोटी है, x की वैल्यू कैसी है, y से छोटी है। आगे कह रहा है अगर a और b मगर आपस में बराबर हैं, तो भाई मैं खुद कंसीडर कर लेता हूं, मैं कहता हूं x बराबर है 1 के और y बराबर है 2 के। तो इस तरीके से देखो y की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, x की छोटी होगी। एग्जामिनर ने कहा ए और बी तो बराबर हैं, तो ए और बी अगर बराबर हैं तो आप ए और ए को एज इट इज ले लेते हो ना, ए और बी तो बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूं, ए का ए एज इट इज इक्वल टू के बाद वाई की वैल्यू 2 है, प्लस का ए एज इट इज। देखो मुझे पता है ए और ए तो आपस में बराबर है, बेशक जीरो है, लेट्स सपोज जीरो के बराबर है, सही है ना। तो मुझे पता है कि भाई क्या आपके पास ये पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, नहीं करेक्ट ना, क्योंकि देखो 1 और 2 कभी भी आपस में बराबर नहीं होते, यानी कि यहाँ पे मैं जो भी वैल्यू रखूंगा 1 प्लस का ए उसका जो भी आंसर आएगा, और 2 प्लस का ए जो भी आंसर आएगा वो सेम नहीं होंगे, क्योंकि ए तो बराबर है ना, ए तो इक्वली ऐड होगा, मगर 1 और 2 थोड़ी बराबर होते हैं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज नॉट करेक्ट। सिमिलरली देखो एग्जामिनर कह रहा है कि x प्लस ए इक्वल टू बी बराबर होगा, चेक कर लेते हैं भाई। सेकंड स्टेटमेंट में एग्जामिनर क्या कह रहा है, x प्लस ए बराबर है b के, तो भाई x की वैल्यू क्या है 1 के बराबर है, मुझे पता है a क्या है, a और b बराबर है, तो भाई a लेट्स सपोज बराबर है 0 के, तो b भी 0 के बराबर है। क्या 1 और 0 बराबर होते नहीं होते, इसका मतलब ये भी गलत हो गया, आपने खुद से एज्यूम करके चेक करना है, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन भी गलत है। अच्छा थर्ड ऑप्शन को अगर मैं देखूं तो एग्जामिनर कह रहा है x प्लस ए छोटा होगा y प्लस बी से, ये करेक्ट स्टेटमेंट होगी। कैसे कि देखो लेट्स सपोज x की वैल्यू 1 है, a मुझे नहीं पता क्या है, a कुछ भी हो सकता है, और y की वैल्यू 2 है, और अगेन b की वैल्यू क्या है, अगेन a के बराबर है, क्योंकि b और a बराबर है ना। आप इसको बेशक जीरो भी कर दो, तो भाई क्या y हमेशा x से बड़ा होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्योंकि एग्जामिनर ने क्वेश्चन में लिख के दिया था। इसका मतलब खाली एक ही कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर रही है, जो ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर डी में भी यही बात करी हुई है, तो वो गलत है, सही है ना। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया आपका, सॉल्व हो गया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, अगेन बेसिक मैथ्स में ये क्वेश्चन फास्ट में बहुत आता है। एग्जामिनर कहते हैं द एवरेज ऑफ द
फोर नंबर इज 16, इफ वी इंसर्ट अ फिफ्थ नंबर द एवरेज बिकम 20, व्हाट इज द फिफ्थ नंबर? मैंने ये वाले क्वेश्चंस आपको आईबीए साइट पे बहुत करवाए हुए हैं, वो तमाम बच्चे जिन्होंने मेरी आईबीए के लेक्चर्स को भी लिया हुआ है। तो भाई आपने अगर मुझसे बेसिक मैथ्स पढ़ी है ना, तो मैंने आपको एक एक चीज बताई ये वाली। एग्जामिनर कहता है चार नंबरों का एवरेज बराबर है 16 के। भाई पहले तो आपको पता होना चाहिए एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। बेटा एवरेज का दुनिया में फॉर्मूला होता है सिंपल, सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, ये एवरेज का फॉर्मूला है। एग्जामिनर कह रहा है चार नंबरों का एवरेज 16 के बराबर है, तो यानी कि मेरे पास चार नंबरों का एवरेज बराबर है किसके? 16 के। कोई मसले की बात नहीं है। यानी कि आपको चार नंबरों का एवरेज गिवन है। तो अगर मैं सबसे पहले चार नंबरों का सम निकाल लूं, तो भाई चार नंबरों का सम कैसे निकालूंगा? देखो मुझे चार नंबरों का एवरेज 16 गिवन है, तो मैं यहां से सम ऑफ फोर नंबर्स निकाल लूंगा। नीचे एन की जगह पे क्या आएगा? टोटल चार टर्म्स है ना, चार आ जाएगा। ये फोर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे मल्टीप्लाई होगा। 16 फोर जार किसके बराबर होता है? मैंने आपसे क्या कहा था बेटा, 20 तक के टेबल्स खुदारा सारे बच्चों को याद होने चाहिए। 16 फोर जार होता है 64 के बराबर, तो आपके पास सम आ जाएगा चार नंबरों का किसके बराबर? 64 के बराबर। देखो लॉजिकली सोचो, बेसिक कॉन्सेप्ट है। आपको क्वेश्चन में चार नंबर्स का एवरेज गिवन था 16, तो आपने चार नंबर्स का सम निकाल लिया, सही है ना? बेसिक चीज है। आगे एग्जामिनर कहता है इफ वी इंसर्ट अ फिफ्थ नंबर द एवरेज बिकम 20। कहता है, अब देखो बेटा एग्जामिनर आगे कह रहा है इफ वी इंसर्ट अ फिफ्थ नंबर द एवरेज विल बिकम 20, इसका मतलब व्हाट इज द फिफ्थ नंबर? अब देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है, अगर मैं पांच नंबर को, पांचवें नंबर को इंसर्ट कर दूं ना, तो न्यू एवरेज जो होगा मेरा 20 आ जाएगा। तो एग्जामिनर कह रहा है पांचवा नंबर क्या है? अब देखो इसकी लॉजिक क्या है। एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि भाई अगर मैं पांचवा नंबर इंसर्ट करूं तो न्यू जो एवरेज आएगा ना 20 आएगा। यानी कि अब मुझसे एग्जामिनर कह रहा है कि भाई इसी एवरेज में अगर मैं पांच नंबर्स को, पांचवें नंबर को भी ऐड कर दूं, तो मेरे पास जो न्यू एवरेज बनेगा ना 20 का बनेगा। यानी कि मुझे पांच नंबरों का एवरेज गिवन है 20 के बराबर। तो अगर मैं यहां से सम ऑफ फाइव एवरेज निकाल लूं और फिर दोनों को सेपरेट करवा दूं, तो आंसर आ जाएगा। तो भाई पांच नंबरों का एवरेज 20 गिवन है, तो मेरे पास सम ऑफ फिफ्थ टर्म क्या आएगा? मुझे पता है एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय एन। तो मुझे सम निकालने के लिए क्या करना होगा? एवरेज को मल्टीप्लाई करवाना होगा नंबर ऑफ टर्म्स के साथ। एवरेज पांच नंबरों का आया है 20 के बराबर, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि पांच नंबर्स का सम है तो ऑब्वियसली सी बात है ना, पांच एन क्या है? पांच के बराबर है, तो 20 इंटू फाइव क्या होगा? 100 के बराबर होगा। यानी कि पांच नंबरों का सम आपके पास आया 100 के बराबर। अब देखो अगर मुझे उस पांचवें नंबर की वैल्यू को फाइंड करना है ना, जाहिर सी बात है वो एक इजाफी नंबर था, तो भाई मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं पांच नंबर्स के सम में से चार नंबर्स के सम को माइनस करवा दूंगा। तो पांच नंबर्स का सम था 100, चार नंबर्स का सम था 64, तो एडिशनल अमाउंट जो आएगी इसका मतलब ये वो पांचवा नंबर था जिसको ऐड किया गया था। तो 100 में से अगर आप 64 को माइनस करते हो तो आंसर क्या आएगा? 36 आएगा। क्या आएगा बेटा? सिंपल तरीके से 36 आएगा। इसका मतलब 36 बेसिकली दुनिया के अंदर वो नंबर है जो ऐड किया गया था। हमारे पास 36 दुनिया के अंदर वो नंबर्स है जो कि हमारे पास क्या हुआ था, यहाँ पे ऐड हुआ था। देखो कोई मुश्किल चीज नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली चीज नहीं है, बच्चों वाला क्वेश्चन। बेटा देखो 36 आपके पास वो नंबर है जो कि इजाफी नंबर है जो ऐड किया गया था। ऑप्शन में कहीं पे भी 36 नहीं है, तो आई कैन अज्यूम कि यहाँ पे गलती करी हुई एग्जामिनर ने, 36 होना चाहिए था जो कि काटा हुआ नहीं है। साइन इसका मतलब 36 आपका नंबर होगा। देखो दोबारा क्वेश्चन की लॉजिक को समझो, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। एग्जामिनर कह रहा है चार नंबरों का एवरेज तुम्हारे पास बराबर है 16 के। आगे कहता है अगर पांचवा नंबर ऐड कर दूं तो न्यू एवरेज क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा 20 के बराबर। तो भाई आपने चार नंबरों के एवरेज से आपने चार नंबरों का टोटल सम निकाल लिया। सिमिलरली पांच नंबरों के एवरेज से आपने पांच नंबरों का टोटल सम निकाल लिया। अब आपने सम ऑफ फाइव में से सम ऑफ फोर को जब माइनस करवाओगे तो आपके पास वो एक इजाफी अमाउंट आ जाएगी जिसने पांच नंबर्स का एवरेज बनाया था। तो आपने सिंपल तरीके से उस अमाउंट को यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। दैट्स द बेसिक लॉजिक ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा भाई अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है ना, इस क्वेश्चन को मार्क कर लो, बेतहाशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 90% बच्चे इस क्वेश्चन का गलत आंसर लगाकर आता है। अगर मैं यहाँ पे एक और ऑप्शन ऐड कर दूं ना कि भाई 0% ऐड हो रहा है, या नन को मैं इजाफा कर दूं, 90% बच्चा 0% के ऊपर, नो चेंज के ऊपर टिक कर कर आएगा। ये क्वेश्चन बहुत आता है और ये क्वेश्चन हर यूनिवर्सिटी के अंदर पूछा जाता है। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं बेटा इस क्वेश्चन की लाजमी प्रैक्टिस कर लो। एग्जामिनर कहते हैं कि भाई तुम्हारे पास कोई आइटम है, द प्राइस ऑफ एन आइटम इज इंक्रीज बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाय 20%, द फाइनल प्राइस एज कंपेयर टू द ओरिजिनल प्राइस इज डैश। एक ऑप्शन गिवन होता है नो चेंज का। 90% बच्चे अपने अकल से कुछ सोचते ही नहीं है, उस ऑप्शन पे टिक कर कर आ जाएगा। भाई आपके फ्री के नंबर कट गए, आपके नंबर कट गए। क्यों? क्योंकि भाई फास्ट साइड पे नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको अगर एक सवाल का जवाब नहीं आता उसको मार्क नहीं करना। अक्सर बच्चा क्या करेगा, नो चेंज में टिक करके आ जाएगा, लॉजिकली सोचेगा नहीं। भाई लॉजिकली सोचते हैं, मेरे पास कोई भी आइटम है, उसकी मैंने प्राइस को कहा एक्स है। एग्जामिनर कहता है कि पहले उसकी प्राइस 20% इंक्रीज हुई, तो भाई जो भी ओरिजिनल प्राइस थी उसका 20% इंक्रीज हुआ। तो लेट अस कंसीडर कि भाई इनिशियली जो प्राइस होती है ना वो अपने मैक्सिमम के ऊपर होती है। भाई
फॉर एग्जाम्पल आपने कोई लैपटॉप परचेज करा सदर की उर्दू बाजार से जाके, या रीगल मार्केट से जाके, या किसी भी दुकान से आके आपने कोई लैपटॉप परचेज करा। उस बंदे ने आपको लैपटॉप जितने में भी सेल करा ना, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट उस पर कमाया ही होता है, नॉर्मल सी बात होती है। तो भाई वो अपनी प्राइस मैक्सिमम के ऊपर आपको बेचता है। नॉर्मल सी बात है, आपको लेस का पैकेट भी परचेज करते हो मार्केट पे जाके, 40 रुपए का, 50 रुपए का, मैक्सिमम के ऊपर आपको मिलता है, यानी कि वो 100% होता है। तो अगर मैं उसके अंदर 20% इंक्रीज कर रहा हूं, तो 20% इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि भाई ओरिजिनल प्राइस के ऊपर क्या हो गया, ये बन गया 120% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस। क्या बन गया? 120% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस। यानी कि भाई ओरिजिनल 100% थी, उसका जब 20% इजाफा हुआ तो क्या बन गया? 120% बन गया ना, कि जो भी आपकी ओरिजिनल प्राइस एक्स थी, उसके ऊपर 20% का इजाफा हो रहा है, तो क्या बन गया? 120% ऑफ द ओरिजिनल हो गया। अच्छा, आगे एग्जामिनर कह रहे हैं एंड देन डिक्रीज बाय 20%। अक्सर बच्चों को लगता है मजाक चल रहा है कि इंक्रीज पहले हुआ 20, डिक्रीज हो गया 20, दोनों कट जाएंगे, नो चेंज आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। कि भाई अब जो आपकी न्यू प्राइस आई ना, यानी कि ओरिजिनल प्राइस का 120%, एंड देन उसका डिक्रीज हुआ है 80%, उसका डिक्रीज क्या हुआ है? 20%। यानी कि 20% डिक्रीज करने का मतलब क्या है कि भाई अब जो भी मेरी प्राइस यहां से आएगी, ऑब्वियसली वो 100% के ऊपर होगी। यहां से जो भी मेरी प्राइस का आंसर निकल कर आएगा वो मैक्सिमम के ऊपर था, वो अपने 100 के ऊपर था। अब उसका 20% डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि अगर मैं 100 में से 20 माइनस करता हूं, तो ये बन जाएगा 80% के बराबर। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी बेटा? इक्वेशन बनेगी सिंपल, एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, परसेंटेज को जब रिमूव करते हो डिवीजन में आता है 100, और फिर उसको आप मल्टीप्लाई करवाओगे किससे? 80% से। तो 80% जब रिमूव होती है डिवीजन में आता है 100। इस लॉजिक को समझो, ये कैसे फॉर्म हो रहा है। असल कॉन्सेप्ट इस इक्वेशन को फॉर्म करना है। मैं चाहूं तो इसको इसके ओरिजिनल मेथड पे भी करवा सकता हूँ, लंबा मेथड होता है, बट परसेंटेजेस के अंदर मैंने आपको शॉर्टकट सिखाया था कि भाई देखो, इसका एक ओरिजिनल मेथड किया है कि भाई इंक्रीज बाय 20% का मतलब ये कि आप एक्स प्लस का 20% करोगे तो वहां से करके भी आपको वही वैल्यू मिलेगी। डिक्रीज बाय 20% करोगे तो जो भी ओरिजिनल आपको यहाँ से वैल्यू मिली है उसमें से 20% डिक्रीज करोगे, यही वैल्यू आएगी। मगर अगेन शॉर्टकट क्या होता है, शॉर्टकट को समझो कि देखो ओरिजिनल प्राइस जो भी है उसका 20% इंक्रीज हो रहा है। तो 20% इंक्रीज करने का मतलब कि इनिशियली वो अपने 100% के ऊपर होगा, जब उसमें 20 का इजाफा करा मैंने तो क्या बन गया? 120%। तो 120 डिवाइड बाई 100 हो गया। अब यहां से मेरे पास जो न्यू प्राइस आई है वो अपने मैक्सिमम के ऊपर है। अब उसका एंड देन डिक्रीज बाय 20%, उसका 20% डिक्रीज हुआ है। उसका 20% डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि अब जो न्यू प्राइस थी वो अपने 100% के ऊपर थी, जब उसका 20% क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। तो अब 100 में से 20 अपने माइनस कर दिया, वो बन गया 80%। परसेंटेज को रिमूव करोगे 80 डिवाइड बाय 100 हो गया। अब आप बैठ के इसको सिंपलीफाई करवा लो बेटा, देखो इसको सिंपलीफाई करवाओगे तो क्या बन जाएगा? एक जीरो से ये जीरो कट गया, एक जीरो से जीरो कट गया, 12 एट जर क्या होता है? सिंपल तरीके से 96 के बराबर होता है। तो ये बन गया x इंटू 96 डिवाइडेड बाय 100। आपको चूंकि परसेंटेज में आंसर चाहिए, तो परसेंटेज में लाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, तो जाहिर सी बात है क्या बन गया? ये बन गया 96x। क्या बन गया? 96x। और 96x का मतलब क्या है? यानी कि 96x परसेंटेज, इसका मतलब है कि 100 में से 96 कितना कम है? 4% लेस है। यानी कि क्या बन गया? 4% लेस आपका आंसर होगा। इसका मतलब है क्या बन गया? 4% लेस आपका क्या होगा प्यारे बेटे? आपका आंसर होगा। नॉर्मल सी बात है, दोबारा समझ लो, किसी को अगर बात पढ़नी नहीं पड़ती कैसे सॉल्व किया। कि भाई देखो, आपने जब 12 को 8 से मल्टीप्लाई करवाओगे, ऊपर क्या आ गया? 96x का 96x आ गया, नीचे 100 का 100 एज इट इज। सिंस परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करवाओगे परसेंटेज में जाने के लिए। जब मल्टीप्लाई बाय 100 करवाओगे तो 100 से 100 कट गया, तो ये क्या आ गया आपके पास? ये आ गया 96x इंटू परसेंट, है ना। अब आपसे एग्जामिनर क्या कह रहा है कि भाई कितने परसेंट लेस हो रही है प्राइस एज कंपेयर टू ओरिजिनल प्राइस। तो अगर ओरिजिनल प्राइस आपके पास x परसेंटेज थी, तो उसमें से अगर मैं 96x परसेंटेज को माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा? 4% लेस आ जाएगा ना बेटा, सिंपल सी बात है, 4% लेस आ रही है। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई y इंटू माइनस का 3x माइनस का 2, फिर माइनस का x माइनस का 3 इक्वल टू नेगेटिव का 4 इंटू 4x प्लस का 5 प्लस का 13। बेसिक मैथ्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है। सबसे पहले 5 को अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो क्या बन जाएगा? 5 3 जार 15x, फिर माइनस का 5 2 जार 10 का 10। अब जब इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो बाहर वाला नेगेटिव एक्स अंदर वाली दोनों वैल्यू से आके मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा नेगेटिव का एक्स नेगेटिव नेगेटिव प्लस का 3, सही है ना। इक्वल टू का इक्वल टू एट इज, फिर क्या होगा बेटा? यहाँ पे नेगेटिव का 4 जाके अंदर वाली दो टर्म से मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा नेगेटिव का 4 4 दर 16x प्लस माइनस का माइनस नेगेटिव का 5 4 दर 20 प्लस का 13 एज इट इज का एट इज। सिंप्लीफाई करवा दो, नेगेटिव का 15x नेगेटिव का x, ये बन जाएगा नेगेटिव का 16x माइनस का 10 प्लस का 3। क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा मेरे पास माइनस का 10 प्लस का 3 माइनस का 7 हो जाएगा। इक्वल टू के बाद नेगेटिव का 16x एज इट इज का एज इट इज, माइनस का 20 प्लस का 3 क्या होगा? जाहिर सी बात है, माइनस का 20 और प्लस का 3 मेरे 13, माइनस का 20 और प्लस का 13, 20 10 में 13 जाएंगे 17 ही बचेगा ना, जाहिर सी बात है। तो ये बन जाएगा माइनस का 7। अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करवाऊं तो साफ तौर पे देख रहा है, नेगेटिव का 16x दूसरी तरफ जाएगा, प्लस का 16x बन जाएगा, तो नेगेटिव 16x से कट जाएगा, माइनस 7 भी कट रहा है, यानी कि दोनों तरफ क्या आ जाएगा? जीरो इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। सो भाई इसका यहाँ पे जो ऑप्शन गिवन है वो जीरो गिवन है।
है। तो भाई अगर तो पेपर में क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर जीरो है, मगर मगर सिंपली ये गलत क्वेश्चन गिवन है। उसके पीछे रीजन ये है कि बेटा सिंपलीफाई लिखा हुआ है, तो आपको सिंपलीफाई किसको कर रहे हो, क्योंकि वेरिएबल ही नहीं बचा, आपका वेरिएबल ही जीरो हो गया। यानी कि भाई आपका एक्स की वैल्यू निकालनी होती है, सिंपलीफाई का मतलब होता है अननोन की वैल्यू को फाइंड करना। तो यहाँ पे अननोन ही कोई नहीं आ रहा, यहाँ पे कोई अननोन आएगा तो उसकी वैल्यू को बेटा फाइंड करेगा ना, कोई अननोन ही नहीं आ रहा हमारे पास। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली आपको अननोन फाइंड ही नहीं हो रहा, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट था कि भाई सिंपलीफाई करना था। सिंपलीफाई करने के ऊपर जब आपके दोनों इक्वेशन सिंपलीफाई करवाया आपने, तो भाई जीरो इज इक्वल टू जीरो आ रहा है, यानी कि अननोन भी खत्म हो गया। इसका वैसे ओरिजिनल आंसर इनफाइनाइट आंसर्स होना चाहिए था, या इनफाइनाइट वैल्यूज होना चाहिए था, मगर क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ ही नहीं है इन्फिनिटी। तो इसका मतलब क्या, जीरो ही आपका मोस्ट अप्रोक्सीमेट आंसर होगा। हम इसको जीरो पे लेके चल रहे हैं, क्योंकि भाई हो सकता है एक्स की वैल्यू एग्जामिनर ने निकालने दी और एक्स यहाँ पे क्वेश्चन गलत गिवन है, तो ऑब्वियसली एक्स की वैल्यू नहीं आ रही। तो अगेन जो जीरो मेरे पास आ रहा है उसको यहाँ पे प्लॉट कर दो। इस वाले क्वेश्चन में जो गलती है इसको मार्क कर लीजिएगा, ये गलत क्वेश्चन गिवन है। यहाँ पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट या तो कुछ और होगी, बहरहाल क्वेश्चन गलत गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है व्हाट इज द एरिया इन स्क्वायर इंचेस ऑफ अ स्क्वायर इफ इट्स डायगोनल इज 6 इंचेस। अब देखो हमेशा याद रखिएगा बेटा, ये क्वेश्चन वैसे बाय द वे मैंने 2022 में जो फास्ट यूनिवर्सिटी की वीडियो बनाई थी ना, उसमें मैंने करवाया था। एरिया का स्क्वायर के अंदर एरिया निकालने का विद रिस्पेक्ट टू डायगोनल एक शॉर्टकट होता है, ये होता है सिंपल डायगोनल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू। बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे पास, कभी भी आपको एरिया की वैल्यू निकालनी हो किसके बराबर होगा, डायगोनल स्क्वायर डिवाइड बाय टू के। हमें डायगोनल की वैल्यू गिवन है किसके बराबर, 6 के बराबर, तो एक 6 का स्क्वायर डिवाइड बाय टू हो गया। 6 का स्क्वायर होता है 36 के बराबर, नीचे डिवीजन में 2 आ गया, 2 के टेबल में 36 कहाँ पर आएगा, 2 1 2 एंड 2 8 16, यानी कि एरिया की वैल्यू आपके पास विद इन सेकंड्स के अंदर आ जाएगी 18 के बराबर। अच्छा बेटा अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की लॉजिक क्या, एग्जामिनर कह रहे थे एवरेज ऑफ द थ्री नंबर्स इज 42, द नंबर इन द रेशियो आर 4:2:1, द स्मॉलेस्ट नंबर विल बी डैश। अब देखो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरीकेकार शॉर्टकट क्या होती है, इसमें एग्जामिनर स्मॉलेस्ट नंबर भी पूछ सकता है, लार्जेस्ट भी पूछ सकता है, मिडिल नंबर भी पूछ सकता है। तरीकेकार समझ लो भाई, एग्जामिनर ने आपको एवरेज दिया हुआ है तीन नंबर्स का 42, अगेन आप तीन नंबर्स का सम निकाल लोगे यहाँ से। आपको पता है भैया एवरेज का फॉर्मूला होता है, एवरेज बराबर होता है सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स के। तो भाई अगर आपको तीन नंबर्स का एवरेज गिवन है 42 के, तो मैं लेट सपोज एज्यूम कर लेता हूँ वो तीन नंबर्स का सम क्या होगा। जाहिर सी बात है उन तीन नंबर्स का सम आ जाएगा मेरे पास डिवाइडेड बाय थ्री, क्योंकि देखो एवरेज का फॉर्मूला ही क्या है, एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय थ्री। तो तीन नंबर्स का सम मेरे पास यहाँ से निकल कर आ जाएगा, थ्री यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वहां पे मल्टीप्लाई होगा, क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 6 एंड 4 3 12। तो मेरे पास तीन नंबर्स का सम आ गया, यानी कि इन तीनों नंबर्स का सम मेरे पास आ गया 126 के बराबर। आई होप कि आपने ट्रिगोनोमेट्री में शायद मुझसे ऐसा क्वेश्चन पढ़ा हो जहां पे हम एंगल्स को निकालते हैं। तो भाई देखो एग्जामिनर ने उन तीनों नंबर्स का या उन तीनों एंगल्स का आपको रेशियो दिया हुआ है। एग्जामिनर कह रहे हैं स्मॉलेस्ट एंगल या स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, ये क्वेश्चन एंगल्स के ऊपर ही बहुत आता है। तो भाई देखो आपके पास सबसे छोटा रेशियो कौन सा है, वन का है, तो वन को ऊपर रखोगे, नीचे डिवीजन में इन तीनों रेशियोज का सम कर दो, तो 4 + 2 + 1 क्या बनेगा, 4 + 3 ये आपके पास बन जाएगा 7। इसको मल्टीप्लाई करवा दो सम के साथ, तो क्या आ जाएगा 1/7 मल्टीप्लाई 126। क्योंकि आप स्मॉलेस्ट नंबर निकाल लो इसलिए ऊपर स्मॉलेस्ट रेशियो रखा, नीचे डिवीजन के अंदर टोटल सम को रखा रेशियोज के, और इक्वल टू के 126। सिंपलीफाई अगर मैं इसको करवाऊंगा तो बेटा 7 × 1 = 7 हुआ, और आपके पास क्या आ गया, सिंपल सी बात है बेटा, मेरे पास कितना बचेगा, 12 में से अगर 7 जाएंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। 7 के टेबल में 56 कहाँ पर आता है, 8 के ऊपर आता है, यानी कि आपके पास स्मॉलेस्ट नंबर की वैल्यू क्या आ गई, 18 के बराबर आ गई। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता मिडिल नंबर निकालना है, तो ऊपर आप 2 को रखते, नीचे डिवीजन में सम को रखते, मल्टीप्लाई करवाते आप टोटल सम के साथ, जो कि नंबर्स का सम है एक्चुअल 126, आपके पास यहाँ से आंसर आ जाता है उसका। तो ये आ जाता है आपके पास अगेन 18, तो 18 × 2 आपके पास सिंपल तरीके से पर्टिकुलरली मिडिल नंबर की वैल्यू आ जाती है 36 के बराबर, 18 × 2 = 36 होता है। तो अब चौथे के लिए भी यही काम करते हैं कि भाई तीसरा नंबर अगर निकालना है तो ऊपर 4 आता, नीचे इनका रेशियोज का सम मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर्स का सम, और सिंपलीफाई करवाओगे वहां से वो आंसर आ जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, बच्चों वाली चीज है बेटा, क्लियर है। अच्छा भाई, अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बेटा, एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है 11 × 1/3 प्लस का 3 × 1/2 प्लस का 2 × 4/5। अब ये जो कॉन्सेप्ट आ रहा है ना बेटा, ये कॉन्सेप्ट अक्सर बच्चों को अगेन इसमें फंस जाते हैं, बेसिक मैथ्स का कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहीं पे लिखता हूँ 3 × 1/2, बेटा ये होल फ्रैक्शन फॉर्म होती है, इसको पढ़ते कैसे हैं कि भाई 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्या बन जाएगा 3 2 = 6, और 6 प्लस का 1 ये हो जाएगा 7/2। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पे आपके पास लिखा हुआ आ जाए इस तरीके से 4 × 3/2, तो इसका मतलब क्या है, 4 2 = 8, 8 प्लस का 3 क्या बन जाएगा, 8 प्लस का 3, ये आपके पास सिंपल हो जाएगा, अल्लाह भला करे 11/2 के बराबर, सही है ना। तो ये इसको पढ़ने का तरीका होता है, पहले तो आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो इसमें एक शॉर्टकट होती है, कहीं पे भी आपके पास दुनिया के अंदर अगर दो होल फ्रैक्शन फॉर्म्स आपस में क्या हो रही हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो ना, तो इनमें एक शॉर्टकट होता है। शॉर्टकट क्या होता है कि भाई सिंपल तरीके से आप ना कि आप पहले बारी बारी इनको इंडिविजुअली सिंप्लीफाई करो, आप सिंपल तरीके से इनके जो साइड वाले नंबर्स हैं इनको आपस में पहले ऐड कर दो, क्या बन जाएगा 4 + 2 6 बन गया, और फिर प्लस के साइन के बाद ये जो अंदर वाली इनकी वैल्यूज है ना, जो सिंपल
सिंपल फ्रैक्शन वाली वैल्यूज हैं, फिर आप इनका एलसीएम अंदर ले लो, इनका एलसीएम आप अंदर ले लो, तो क्या बन जाएगा 6 का 6। तो ये हो जाएगा आपके पास, चूंकि नीचे वाली बेस सिमिलर है, 3 एक दफा आएगा, 7 + 1 8 बन गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको आप ऐसे करके भी लिख सकते हो, 6 × 8 / 3। आपको यकीन नहीं आता, आप इसको नॉर्मल पैटर्न के ऊपर भी सिंप्लीफाई करोगे वही बनेगा, 3 × 2 = 6, 6 + 1, ये बन जाएगा 7/3। यहाँ पे हो जाएगा 4 3 = 12, और 12 + 7 12 में अगर आप 7 का इजाफा करोगे तो जाहिर सी बात है क्या बनेगा, 12 में 7, 12 में देखो अगर आप 8 का इजाफा करते हो तो 20 बनेगा ना, 12 में 7 का मतलब है कि ये बन गया 19/3। तो ये आपका क्या बन गया, 19/3 प्लस का 7/3। अगेन ये क्या फॉर्म करेगा, फॉर्म वही करेगा, 19 + 7, 19 के अंदर अगर मैं 7 का इजाफा करूंगा तो जाहिर सी बात है क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 26/3। ऑन दी अदर हैंड ये शॉर्टकट मेथड था, अगर मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ, ये क्या आंसर दिया था 6 × 8/3, तो 6 3 क्या होता है, 6 3 18 होता है, 18 के अंदर 8 का इजाफा करोगे तब भी आपको 26 ही मिलेगा। तो यहां से भी देखो आंसर 26/3 ही आएगा। तो आई होप लॉजिक समझ में आ गई होगी। तो भाई यहाँ पे देखो आसान तरीका क्या है कि भाई आपके पास ये 3 होल फ्रैक्शन फॉर्म्स के अंदर ऐड हो रहे हैं, सिंपल तरीके से पहले तो आप इनके जो इंडिविजुअल टर्म्स है ना जो साइड पे लिखी हुई है, इनको ऐड करवा दो, यानी कि 11 + 3 + 2, इनको ऐड करवा दोगे तो क्या बन जाएगा, 11 + 3 + 2, ये मेरे पास बन गया सिंपल तरीके से 3 और 2 5, तो 11 + 5, 11 में अगर मैं 5 का इजाफा करूंगा 16 बन गया, सही है ना। अच्छा, 16 वाली एक वैल्यू आ रही है, हो सकता है ये आंसर हो बट जरूरी नहीं है, इस पर टेक नहीं करना, अभी क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब सिंपल जो फ्रैक्शन वाली वैल्यूज है इनको ऐड करवा दो, क्या बन गया, 1/3 प्लस का 1/2, और आगे क्या है प्लस का 4/5, क्या है आगे 4/5। यानी कि आपके पास, आपने सिंपल पहले ये जो साइड वाले नंबर्स थे ना, आपने पहले साइड वाले नंबर्स को लेके चले थे। हम लोगों ने देखो कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करा, पहले साइड वाले नंबर्स को हमने ऐड करवाया, जब ये करवा दिया, अब ये जो होल फ्रैक्शन वाले नंबर सिंपल उनको ऐड करा, 1/3 1/2 प्लस 4/5। तो अगर मैं इनका फ्रैक्शन करूं, मुझे पता है यार 5 3 और 2 कौन से एक टेबल में आ सकते हैं, भाई देखो सिंपल सी बात है, 5 2 = 10, 3 के टेबल में नहीं आता, 2 के टेबल में तो आता है। अच्छा भैया, 3 के टेबल में 30 आ सकता है, और 2 के टेबल में भी आ सकता है, 5 के टेबल में भी आ सकता है, यानी कि 30 के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा आपके पास, सिंपल सी बात है ना। आपके पास यहाँ पे और तो कोई चारा नहीं बच सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मैं सिंपल यहाँ पे 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 30 बने, 3 10 30 होता है, 10 आ जाएगा। 2 के टेबल में 30 कहाँ पर मिलेगा, अगर मैं 30 को 2 पे डिवाइड करवाता हूँ, ये बनेगा आपके पास 2 1 2 एंड 2 5 10 15 पे मिलेगा, तो 15 आ गया यहाँ पर, ऊपर भी 15 आ गया। 5 6 30 होते हैं, तो 5 तो सिंपल 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 10/30 प्लस का 15/30 प्लस का 4 सिमिलरली देखो बेटा, 4 6 क्या होता है, 4 6 आपके पास 24 का 24, नीचे 5 6 30 बन गया, तो क्या बन गया, ये मेरे पास बन गया, अल्लाह भला करे, 10 प्लस का 20, 10 और 20 30, 30 और 5 आपके पास ये बन गया आपके पास, अल्लाह भला करे 40, और 45 के अंदर 4 का इजाफा 49, यानी कि आपके पास क्या आ गया, आपके पास सिंपल आ गया 49/30, कोई मसले की बात नहीं है। तो 16 पहले का आ रहा था, फिर 16 प्लस का 49/30 बन गया। अब देखो खाली एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसके डिवीजन के अंदर आपके पास क्या आ रहा है, 30 आ रहा है, इसके डिवीजन में आपके पास क्या है, 30 मौजूद है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बेसिक मैथ्स है। बट अगेन किसी बच्चे को कोई बच्चा कहता है फर्दर सॉल्व करके बता, फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो, कैसे कि भाई 16 का 16 एज इट इज, अगर मैं 49/30 को फर्दर एलसीएम में ब्रेक करूं, तो मुझे पता है मैं क्या कर सकता हूं इसको, मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ होल फ्रैक्शन फॉर्म में, 1 ऊपर 19 और नीचे 30 का 30, क्योंकि देखो 30 1 30 और 30 प्लस का 19 49 ही बनेगा ना, और 16 प्लस का 1 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 17, और इंटू 19/30, तो आपके पास वही आंसर आएगा जो ऑप्शन नंबर बी शो कर रहा है। तो भाई इट इज अ बिट ट्रिकी क्वेश्चन, याद रखिएगा बेसिक कॉन्सेप्ट है, ऑल दो आपको बेसिक तरीके से मैंने समझाया। आसान तरीका क्या है कि भाई सिंपल तरीके से पहले इनकी जो साइड वाली वैल्यूज है उनको आपस में ऐड करवा लो, फिर जो आपकी फ्रैक्शन वाली वैल्यूज है उनका आपस में एलसीएम ले लो, आपको वहीं से अंदाजा हो जाएगा करेक्ट आंसर क्या है। क्योंकि देखो एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसके डिवीजन में 30 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बट फर्दर भी सिंप्लीफाई करना चाहो फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, कोई मुश्किल बात नहीं है, बच्चों वाली चीज है, क्लियर है बेटा। क्वेश्चन क्या होगा बेटा, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर रूट कैन नॉट बी फाइंड एग्जैक्टली, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखा हुआ था, एग्जामिनर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर रूट कैन नॉट बी फाइंड एग्जैक्टली। देखो बेटा 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 4 के बराबर होता है। हमें पता है 3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 9 के बराबर होता है। हम सबको पता है 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 के बराबर। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 के बराबर। सिमिलरली 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 के बराबर। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, एंड सो ऑन। तो भाई देखो एग्जामिनर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर रूट कैन नॉट बी फाइंड एग्जैक्टली, तो भाई √4 किसके बराबर होता है, 2 के। √9 किसके बराबर होता है, 3 के, सही है ना। √64 किसके बराबर होता है, 8 के। खाली एक
ऐसी वैल्यू है जिसका आप स्क्वायर रूट कैलकुलेट नहीं कर सकते, और वो अंडर रूट 2 है। अंडर रूट 2 का जो आंसर होता है 1.4 के बराबर होता है, जो कि एक परफेक्ट नंबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप सिंपल तरीके से अंडर रूट 2 एक ऐसी वैल्यू इसका स्क्वायर रूट आप कैलकुलेट नहीं कर सकते बेटा। अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेसिक मैथ्स का मजे का कॉन्सेप्ट आ रहा है। एग्जामिनर आपसे क्या कहता है? एग्जामिनर कहता है कि ₹1360 हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए बी एंड सी। यानी कि आपके पास 1360 को डिवाइड किया गया है अमंग ए बी एंड सी। यानी कि भैया ये आपके पास जो 1360 है ना, तीन लोगों में डिवाइड किए गए हैं। यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ कि भाई तीन लोगों को मिला के शेयर कितना बनता है 1360 का। ये पहली स्टेटमेंट आ रही है आपके पास क्वेश्चन में। आगे कहता है सच दैट ए गेट्स 2/3 ऑफ व्हाट बी गेट्स एंड बी गेट्स 1/4 ऑफ व्हाट सी गेट्स। अब लॉजिक को समझो, एग्जामिनर क्या कह रहा है कि भाई ए को कितने पैसे मिले हैं? ए गेट्स 2/3 ऑफ व्हाट बी गेट्स। यानी कि आपको एग्जामिनर ने कंडीशन क्या दी है कि ए के पास कितने पैसे आए हैं? 2/3 ऑफ व्हाट बी, किसका? यानी कि 2/3 ऑफ बी का। और एग्जामिनर ने आगे आपको बी का रिलेशन बताया हुआ है किसके साथ? सी के साथ। एग्जामिनर क्या कह रहा है कि भैया बी को कितने पैसे मिले हैं, बी के पास क्या हिसाब आया है? बी गेट 1/4 ऑफ व्हाट सी गेट, यानी कि बी इज इक्वल टू 1/4 ऑफ सी। देखो असल चीज इन क्वेश्चंस के अंदर आपको यही डिफाइन करना होता है कि भाई आपकी कंडीशंस क्या है। देखो क्वेश्चंस को समझने के लिए कंडीशन को बनाना बहुत जरूरी है। आपके पास पहली कंडीशन क्या कह रहा है? एग्जामिनर कह रहा है कि भाई ₹1360 हैव बीन डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी। यानी कि आपके पास 1360 तीन हिस्सों में डिवाइड हो। जैसे लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं कि ₹12 आपके पास है, लेट सपोज मैं कहता हूं ₹1200 आपके पास, सही है ना? मैं कहता हूं कि भाई इन्हें तीन बच्चों में डिवाइड करना है, मुझे इन्हें तीन लोगों को पे ₹1200 डिवाइड करने हैं। तो जाहिर सी बात है एक बच्चे के पास कितना शेयर आएगा? 400 का आएगा, क्योंकि 400 400 और 400 कितना बनता है? 1200 बनता है। सेम काम तो एग्जामिनर कर रहा है, कह रहा है कि भाई ए बी और सी के पास जो उनको पैसे डिवाइड किए गए 1360 है। यानी कि ए बी सी के अंदर कितने पैसे डिवाइड किए गए? 1360। एग्जामिनर कहता है कि यार अगर ए के पास वो हिस्सा आया है 2/3 है बी का, और बी के पास 1/4 आया सी का, तो बताइए बी के पास कितने पैसे आए हैं? तो भाई सिंपल तरीके से मैं इस इक्वेशन के अंदर क्या करूंगा, ए की जगह पे वैल्यू डाल दूंगा 2/3 इंटू बी की। सिमिलरली बी के, अच्छा बी की वैल्यू को मैं चेंज नहीं कर रहा यहाँ पे, क्योंकि मुझे बी की वैल्यू फाइंड करनी है ना, मैं बी को चेंज नहीं कर रहा। मैं सी को चेंज कर लेता हूँ। अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करूं तो 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 4b के बराबर। तो यहाँ पे सी की जगह पे आ गया 4b इक्वल टू के बाद अगेन 1360। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं भाई। देखो बी के नीचे यहाँ पे 3 आ रहा है ना, इस बी के नीचे भी 3 लेकर अगर मुझे आना है तो 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड। सिमिलरली इस 4b के नीचे भी 3 लेकर आएंगे तो 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड। तो एलसीएम ले लिया हम लोगों ने, सबके नीचे 3 आ गया, तो ऊपर क्या बन गया? ऊपर आ गया आपके पास 2b प्लस का 3b प्लस का, ये 3 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो जाहिर सी बात है 12b बन जाएगा। इक्वल टू के बाद क्या है? इक्वल टू के बाद हमारे पास है सिंपल 1360। इनको अगर मैं ऐड करवाऊं तो बेटा देखो 12 में 3 का इजाफा, ये तो मेरे पास 15 भी बन गया, और 15 प्लस का 2 ये बन जाएगा 17। तो ये मेरे पास क्या आ गया? मेरे पास आ गया 17b डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू के बाद क्या है? 1360। तो भाई डायरेक्टली देखो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है, वहां पे क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास बी की वैल्यू क्या आ सकती है? 1360, 3 मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 17 डिवाइड हो रहा है, नीचे आके मल्टीप्लाई हो गया। 17 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अब आप इसको सिंपली सॉल्व करवा लो। यार मैं कैसे सॉल्व करवा सकता हूं कि भैया देखो सिंपल तरीके से अगर मुझे 1360 को 17 पे डिवाइड करवाना है, अल्लाह भला करे, अगर मैं सिंपल तरीके से चलता हूं तो भाई 136, 17 के टेबल 136 आता है, बिल्कुल आता है। 17 8 जार 136 होता है, जीरो का जीरो एडिट आ गया। देखो भाई मैंने क्या कहा था, 20 तक के टेबल्स लाजमी याद होने चाहिए। अगर नहीं याद तो आप सिंपल वे में सॉल्व करवाओ। 17 7 जार पहले करो, 7 7 जार क्या होगा? 49 का 9 4 कैरी 7 1 जार 7, और 4 का इजाफा 119 आ रहा है, यानी कि 17 8 जार क्या होगा? 136। अच्छा तो क्या बन गया? जीरो का जीरो ऊपर आ गया। अब सिंपल 80 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा? जीरो का जीरो एज इट इज, 3 8 जार क्या होता है? 24 होता है। तो आंसर क्या आ गया? 240 आ गया। यानी कि आपके पास बी का शेयर किसके बराबर होगा? 240 के। दोबारा लॉजिकली समझ लो, क्वेश्चन बहुत सिंपल है बेटा, क्वेश्चन में कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, बिलीव मी क्वेश्चन बच्चों वाला है। एग्जामिनर इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास एक पर्टिकुलर 1360 जो है ना, वो तीन लोगों में डिवाइड किया गया, तीन लोगों के अंदर क्या हुआ है? डिवाइड किया गया है। तो आपको पता चल गया कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर है 1360 के। आगे कहता है कि भाई ए के पास जो वैल्यू आई है 2/3 और बी आई है, बी के पास जो वैल्यू आई है वो आई है 1/4 ऑफ सी। तो आपने सिंपल यहाँ से आपने क्या करा, इक्वेशन के तमाम वैल्यूज को डाला। अच्छा मुझे चूंकि सेकंड इक्वेशन गिवन थी बी की, बट मैंने बी को चेंज नहीं करवाया। मुझे सेकंड इक्वेशन बी के रिस्पेक्ट से गिवन थी, मैंने बी को चेंज नहीं करवाया क्योंकि बी की वैल्यू फाइंड करनी थी। मैंने इस इक्वेशन को रेप्लिकेट करके सी में कन्वर्ट कर दिया, ताकि मेरे पास पूरी इक्वेशन में बी की वैल्यूज आ जाएं, और फिर सिंप्लीफिकेशन करने के ऊपर मैं जब जाऊंगा तो मेरे पास फाइनली बी का आंसर आ जाएगा। बच्चों वाली मैथ्स है बेटा, कोई मुश्किल चीज नहीं है इसके अंदर। अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास अगेन बेसिक मैथ्स का एक और ऐसा कॉन्सेप्ट आ रहा है जो अक्सर फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर क्वेश्चन आता है। एग्जामिनर कह रहे हैं द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड अ सन इज 50 इयर्स। ओके, यानी कि एग्जामिनर कह रहा है कि भाई सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड द सन इज 50 इयर्स। यानी कि मैं कह सकता हूं कि भाई जो प्रेजेंट एज है ना फादर की
और सन की उसका जो सम है वो बराबर है किसके, 50 साल के। ओके, आगे कहता है ऑल्सो 5 years अगो, आज से 5 साल पहले की बात कर रहा है। द 5 years अगो फादर्स एज वॉज 7 times द एज ऑफ द सन। अब देखो 5 साल पहले की बात कर रहा है, तो मैं फादर की प्रेजेंट एज में से 5 को माइनस कर देता हूं। क्या कह रहा है, 5 साल पहले। क्या कहते हैं, ऑल्सो 5 years अगो द फादर एज, यानी कि 5 साल पहले जो बाप की एज थी वो क्या थी, 7 गुना थी बच्चे की एज के। तो 7 times ऑफ, अक्सर बच्चे यहाँ पे सिंपल एस लिख देंगे। अबे अल्लाह के बंदे, 5 साल पहले की जब बात हो रही है तो बेटे की एज से भी तो 5 को माइनस करोगे ना। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, गलती पता है इस क्वेश्चन के अंदर, अक्सर बच्चे को सिंपल एस लिखकर आ जाएंगे। अरे भाई सिंपल एस थोड़ी होगा यहाँ पे, क्योंकि 5 साल पहले का जिक्र हो रहा है ना, तो फादर की एज में से भी अपने 5 को क्या करना है, माइनस करना है। सिमिलरली क्या कह रहे हैं, 5 साल पहले फादर की एज क्या थी, 7 times ऑफ दी सन एज। तो भाई फादर की एज 5 साल पहले एफ माइनस का 5 इक्वल टू 7 times ऑफ सन की एज, यानी कि 5 साल पहले सन की जो एज थी 7 एस माइनस का 5 हो जाएगा। अब देखो पहली इक्वेशन में से आप फादर की, आपको निकालना क्या, फादर की परसेंटेज निकालनी है ना। तो भाई फादर की, मैं अगर पहली इक्वेशन में से फादर की एज निकालूं तो बेटा देखो सिंपल तरीके से जो पहली इक्वेशन आ रही है, यहां से मैं फादर की एज को निकाल लेता हूं, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 50 - का s। क्लियर है, इसको उठा के सेकंड इक्वेशन में डाल दो, आंसर आ जाएगा बेटा। क्या आ जाएगा, f की जगह पे मेरे पास मैं डाल दूंगा 50 - का s, आगे -का 5 इक्वल टू के बाद 7 जाके अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 7s, और -का 5 7 जर क्या होता है, 35 का 35। अच्छा भाई, एक जैसी वैल्यूज को एक साइड पे शिफ्ट कर दो, -का s वहां पे जाएगा, +का s हो जाएगा, -का 35 यहाँ पर होगा, +का 35 हो जाएगा। तो बेटा ये क्या बन गया, ये बन गया मेरे पास 50 -का 5 एरिटिस का एरिटिस और +का 35 इक्वल टू के बाद माइनस का s जब वहां जाएगा प्लस के 7s में बन जाएगा 8s। तो बेटा देखो -का 5 +का 35 ये बन जाएगा आपके पास +का 30, 50 +का 30 किसके बराबर होगा, जाहिर सी बात है 60 70 80, 80 के बराबर होगा, यानी कि 80 आ गया, तो 80 इंटू 8s हो गया। तो 8 टेंजर क्या होता है, 80 होता है, यानी कि आपके पास सन की जो प्रेजेंट एज है वो किसके बराबर आ गई, 10 के बराबर आ गई। हमें फादर की एज चाहिए थी, हमें क्या चाहिए, फादर की एज। तो भाई सिंपल तरीके से इस एस के अंदर आप एस की वैल्यू को डाल दो, तो आपके पास फादर की एज क्या आ जाएगी, 50 - का 10 सिंपल 40 के बराबर आ जाएगी। यानी कि आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बेटा, 40 ईयर्स के बराबर होगा, यानी कि फादर की करंट एज कितने के बराबर है, 40 के बराबर है। क्वेश्चन आपका विद इन सेकंड्स पे सॉल्व हो गया। अच्छा बेटा, अब देखो हमारे पास जो एक और क्वेश्चन ये आ रहा है ना, ये क्वेश्चन बेतहाशा फास्ट यूनिवर्सिटी के पास पेपर्स के अंदर आया हुआ है। बेसिक कॉन्सेप्ट है, मजे का कॉन्सेप्ट है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर कहता है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर देयर आर टू पैरेलल चॉर्ड्स ऑफ लेंथ, अक्सर लोग उसको चॉर्ड बोलते हैं, कुछ लोग उसको कॉर्ड बोलते हैं, आपकी चॉइस से जो अच्छी प्रोनाउंसिएशन लगे उसको बोल दो। मेरे नजदीक पेडल कॉर्ड्स है। पेडल कॉर्ड्स ऑफ द लेंथ 8 and 6 सेंटीमीटर ऑन द अपोजिट डायमीटर, देन द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड इज डैश। अब देखो एग्जामिनर आपसे एक सर्कल की बात कर रहा है, मैं सबसे पहले आपके सामने एक बड़ा सा सर्कल बना देता हूँ। देखो कॉर्ड ऑफ द सर्कल क्या होती है, उस पर जाने से पहले आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि बेटा हमारे पास रेडियस गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो भी रेडियस क्या होता है। देखो रेडियस दुनिया में होता है सेंटर से लेके कोने तक का डिस्टेंस, ये बात तो सबको मालूम है ना। रेडियस क्या होता है, जो भी आपके सर्कल का सेंटर आ रहा है उससे कोने तक का डिस्टेंस आपका रेडियस है, सही है ना। सेंटर से कोने तक का डिस्टेंस कहीं पे भी हो, सेंटर के सर्कल के किसी भी कोने तक का सेंटर से डिस्टेंस होता है रेडियस। इट्स अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। एग्जामिनर आपसे कह रहे हैं कि आपके पास दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं अपोजिट टू डायमीटर। अच्छा डायमीटर का मतलब क्या होता है, डायमीटर आपके पास सर्कल के ऊपर मैक्सिमम कॉर्ड पे मिलता है, या फिर रेडियस का डबल जो होता है वो हमारा डायमीटर होता है। एक आसान भाषा में डायमीटर क्या होता है, मैक्सिमम कॉर्ड। कॉर्ड बेसिकली दुनिया में वो लाइन होती है जो सर्कल के 2 पॉइंट्स को टच कर रही होती है। एक ऐसी लाइन जो सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट्स को क्या करे, टच करे, ऐसी लाइन को हम कहते हैं कॉर्ड। एक ऐसी लाइन जो सर्कल के 2 पॉइंट्स को टच कर रही है उसको हम कहते हैं कॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बनाऊं, यहाँ पे मैं बनाऊं, एक ऐसी लाइन जो सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट्स को टच कर रही है उसको कॉर्ड कहा जाता है। डायमीटर इज ऑल्सो अ कॉर्ड, बट डायमीटर इज दैट कॉर्ड जो कि मैक्सिमम लेंथ पे आपको मिलती है। वाइल सिंपल आपके पास एक कॉर्ड मैंने यहाँ पे बना दी, एक कॉर्ड मैंने यहाँ पे बना दी, सही है ना, बेसिक चीज है। एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस कह रहा है मैंने तुम्हें 5 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, यानी कि सेंटर से लेके कोने तक का डिस्टेंस आपके पास 5 का आ रहा है। सेंटर से लेके इधर कोने तक का भी डिस्टेंस क्या होगा, 5 का होगा। देयर आर टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ द लेंथ 8 and 6 सेंटीमीटर। कहता है कि भाई एक कॉर्ड है उसकी लेंथ 8 है, दूसरी कॉर्ड है उसकी लेंथ है 6 है। यानी कि भाई ये वाली जो कॉर्ड है फॉर एग्जाम्पल 8 की है, ये वाली जो कॉर्ड आ रही है 6 की आ रही है। अब आपको पता है कि अगर मैं इस कॉर्ड का आधा करूंगा तो जाहिर सी बात है इधर 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, इधर 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। सिमिलरली अगर मैं इस कॉर्ड का आधा करूंगा तो इधर 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा, इधर 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड। यानी कि भाई मुझे इस वाली कॉर्ड से लेके इस वाली कॉर्ड तक का डिस्टेंस किसी तरीके से निकालना है। बेसिकली क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये बात समझ में आ रही है ना, हमें बेसिकली इन दोनों कॉर्ड्स के दरमियान का डिस्टेंस निकालना है। अब देखो एग्जामिनर ने चूंकि आपको दोनों कॉर्ड्स की लेंथ बताई हुई है, तो 8 सेंटीमीटर की लेंथ का मतलब क्या है कि अगर मैं इस कॉर्ड का हाफ करूंगा तो भाई इस साइड पे भी 4 सेंटीमीटर की लेंथ है, इस साइड पे भी 4 सेंटीमीटर की लेंथ है।
अगर इस वाली कॉर्ड की लेंथ 6 सेंटीमीटर है तो यानी कि इस कॉर्ड के जो भी मिडिल पॉइंट होगा उससे इस तरफ भी 3 सेंटीमीटर होगा, इस तरफ भी 3 सेंटीमीटर होगा। अब कॉन्सेप्ट क्या है कि देखो, मुझे पता है कि अगर इस कॉर्ड का सेंटर ये है, तो भाई मैं अगर यहाँ पे, मुझे पता है ये सर्कल का सेंटर है, तो भाई मैं अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन बनाऊं तो ये भी तो रेडियस होगा ना, क्योंकि सर्कल के सेंटर से लेके कोने तक का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस होता है। अगर मैं सारी बेकार बातों को यहाँ पे रब कर दूं, मैं आपको सिंपल सी बात कहता हूँ कि भाई देखो, सर्कल का सेंटर से लेके कोने तक का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस होता है। तो भाई अगर ये सर्कल का सेंटर है और उसके कोने तक का डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस होगा, और रेडियस की वैल्यू आपको बताई हुई है 5 के बराबर। तो भाई मुझे यहाँ पता है कि कॉर्ड के सेंटर से लेके कोने तक का डिस्टेंस कितना है, 4 का, क्योंकि कॉर्ड की लेंथ गिवन थी, इसका मतलब हाफ हाफ क्या हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा। तो अब देखो जरा गौर से देखो, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो मेरे पास यहाँ वाली लेंथ आ जाएगी, मेरे पास यहाँ वाली लेंथ आ जाएगी। अगर मैं इसको थीटा कंसीडर करता हूँ तो बेटा देखो, थीटा के सामने आपको क्या मिलता है, हमेशा 90 डिग्री का एंगल है, परपेंडिकुलर लाइन तो ये आ रही है ना आपके पास, थीटा के सामने आपको ये मिल रहा है। तो याद रखिएगा, थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर के सामने क्या होता है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज होता है। और जो साइड बच जाती है वो साइड बेस की होती है। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करूंगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बेटे, मेरे पास परपेंडिकुलर की लेंथ आ जाएगी, यानी कि मेरे पास यहां से लेके यहां तक की लेंथ आ जाएगी। तो भाई मैं सिंपल तरीके से देखो, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ रही है 5, तो 5 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू को फाइंड करना है, बेस की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25, पी स्क्वायर का पी स्क्वायर 4 का स्क्वायर होता है 16। 25 में से 16 को अगर आप माइनस करोगे तो 9 बचेगा, तो पी स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई। तो पी की वैल्यू क्या होगी, सिंपल प्लस का 3, क्योंकि डिस्टेंस है ना। तो यानी कि देखो गौर से, हमारे पास इस वाली एक यहाँ यानी कि इस कॉर्ड से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी आ गई, 3 के बराबर आ गई। अब हम सेम काम करेंगे। अब मुझे इस वाली लेंथ को कैलकुलेट करना है, तो मैं सेम काम अगेन करूंगा। क्या सेम काम करूंगा, कि बेटा देखो, मुझे पता है कि भाई सर्कल के सेंटर से लेके किसी भी कोने तक का डिस्टेंस क्या होता है, किसी भी कोने तक का डिस्टेंस रेडियस होता है। तो भाई देखो, यानी कि मैं अगर सर्कल का सेंटर ये है, उससे लेके सर्कल के इस कोने तक का डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस होगा, तो ये 5 के बराबर है। तो इसका सिंपल मतलब क्या हुआ, कि भाई देखो, मुझे कॉर्ड की लेंथ गिवन थी 6, तो भाई इसका मतलब है इस कोने से इस कोने के दरमियान 6 का डिस्टेंस गिवन है, तो कॉर्ड का हाफ क्या होगा, कॉर्ड का आधा होगा, 3 इधर 3 इधर। तो देखो मेरे पास इस साइड की लेंथ भी आ गई, और रेडियस की लेंथ मुझे ऑलरेडी गिवन थी, तो यहाँ पे भी राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो मैं इस साइड की लेंथ को इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। अगेन देखो, 90 डिग्री अगर यहाँ पर है तो भाई ये थीटा यहाँ पर है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, ये बेस है आपके पास। तो इस केस में देखो, आपको बेस भी पता है, आपको हाइपोटेन्यूज भी पता है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज बराबर है 5 के, 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए, बेस इस केस में बराबर किसके, 3 के बराबर है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, 25 में से 9 निकालोगे 16 बचेगा। तो आपके पास सिंपल पी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 16 के बराबर। तो मेरे प्यारे बेटे, पी की वैल्यू क्या होगी, 4 के बराबर। यानी कि आपके पास इस वाली लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई, इस वाली लेंथ की वैल्यू आ गई 4 के बराबर। तो अगर मुझे इस कंप्लीट लाइन की लेंथ चाहिए यहां से यहां तक की, 3 प्लस का 4 कर दो, आंसर क्या आ जाएगा, 7 का आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन की लॉजिक थी। अक्सर बच्चे बेसिक ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पा रहे होते। देखो बेसिक चीज है, दोबारा समझ लो, इन केस किसी बच्चे को प्रॉब्लम होती है। मैं सर्कल एक और दफा बना के दिखा देता हूँ, कि लेट सपोज ये सर्कल गिवन था, सही है ना। आपको एक कॉर्ड, दो कॉर्ड्स गिवन है, एक कॉर्ड ये गिवन है आपको, आप अपनी मर्जी से बना लो। एक कॉर्ड लेट सपोज यहां पर गिवन है, सही है ना। आपसे एग्जामिनर ने कहा है कि भाई जो एक कॉर्ड है उसकी लेंथ आपके पास आ रही है 8 के बराबर, एक कॉर्ड जो आ रही है उसकी लेंथ है आपके पास 8 सेंटीमीटर की, सही है ना, 8 सेंटीमीटर की एक कॉर्ड है। दूसरी कॉर्ड की लेंथ गिवन थी 6 सेंटीमीटर। तो भाई मैं अगर इस कॉर्ड को एक्जैक्टली हाफ में ब्रेक करूं, इसका मतलब है 3 का डिस्टेंस इधर होगा, 3 का डिस्टेंस इधर होगा। तो भाई सर्कल का सेंटर यहाँ पे कहीं बीच में होगा। तो मुझे पता है सर्कल का सेंटर से लेके कोने तक का डिस्टेंस क्या होता है, भाई रेडियस ही तो होता है, सर्कल का कोने तक का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस होता है। तो यार अगर मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस नहीं आ जाएगा, मैं सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्मूले को अप्लाई करूंगा, ये डिस्टेंस आ जाएगा। सेम गोज फॉर हेयर, कि भाई मुझे पता है सेंटर से लेके कोने तक का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस होता है, नॉर्मल सी बात है। तो भाई मैं इस डिस्टेंस कैलकुलेटिंग कर सकता है, बिल्कुल कर सकता हूं। तो आपके पास जब ये डिस्टेंस भी आ जाएगा, ये डिस्टेंस भी आ जाएगा, आप इनको ऐड करवा दोगे, आपको यही तो निकालना है, कि भाई आपको यही दोनों डिस्टेंस को ऐड करवा के तो निकालना है, क्योंकि आपको इस इन दोनों कॉर्ड्स के दरमियान का डिस्टेंस चाहिए था। तो आपने पहले वाले कॉर्ड के तो ऊपर राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्मूला अप्लाई करा, उसका परपेंडिकुलर का आ गया, दूसरे वाले का परपेंडिकुलर, दोनों को ऐड करवाओगे सिंपल तरीके से, दोनों कॉर्ड्स के दरमियान का डिस्टेंस आ जाएगा। दैट वाज द लॉजिक ऑफ दिस क्वेश्चन। ये कॉर्ड वाला क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछा जा रहा है। जो हमारे पास नेक्स्ट टू क्वेश्चन आ रहे हैं ना, बेसिक मैथ्स के अंदर जान है बेटा पेपर की, लॉगरिथम के क्वेश्चन है। अब देखो, पहला क्वेश्चन जो लॉगरिथम का आ रहा है ना, 99% बच्चे इस क्वेश्चन को सही सॉल्व नहीं कर सकते, वो बोलेगा सर कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं है, कैसे सॉल्व करेंगे, हालांकि बेसिक बेसिक चीज का कॉन्सेप्ट था। अगर आपने ढंग से मेरी लॉगरिथम की क्लास ली होगी ना, आप चुटकी बजा के सॉल्व कर सकते हो। एग्जामिनर आपसे कहते हैं कि भाई लॉग ए की वैल्यू ये है, लॉग बी की वैल्यू ये, एग्जामिनर कहते हैं लॉग ए बी किसके बराबर होगा। अब अक्सर बच्चे बोलेंगे सर लॉग ए और लॉग बी को मल्टीप्लाई करवा दें सर आ जाएगा, नहीं। अरे भाई लॉग ए बी पूछा हुआ है, यानी कि ए और बी मल्टीप्लाई करके लॉग पूछा हुआ है। इसके कॉन्सेप्ट क्या होता है, भाई लॉगरिथम के अंदर तीन प्रॉपर्टीज होती हैं, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। लॉग की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं बेटा दुनिया के अंदर,
याद रखिएगा, दुनिया के अंदर कभी भी दो टर्म्स अगर मल्टीप्लाई हो रही हो उनसे पहले लॉग साहब तशरीफ ले आए। तो लॉगरिथम की ये प्रॉपर्टी होती है कि बेटा लॉगरिथम दोनों टर्म्स के ऊपर इंडिविजुअली अप्लाई होगा और बीच में साइन आ जाता है प्लस का। सिमिलरली दुनिया के अंदर बेटा कभी भी दो टर्म्स आपस के अंदर क्या हो रही हो, डिवाइड हो रही हो। भाई लॉगरिथम की ये प्रॉपर्टी है, दुनिया में कभी भी दो टर्म्स अगर डिवाइड हो रही हो पहले लॉग आ रहा है, तो लॉग की ये प्रॉपर्टी होती है कि लॉग दोनों टर्म्स के ऊपर इंडिविजुअली अप्लाई हो जाएगा और बीच में साइन आ जाएगा माइनस का। सिमिलरली लॉगरिथम की एक और प्रॉपर्टी बड़ी मशहूर है, दुनिया में कभी भी किसी भी टर्म के ऊपर अगर पावर आ रही है उनसे पहले लॉगरिथम साहब तशरीफ ले आए, तो बेटा वो पावर पहले आ जाएगी और लॉगरिथम सिंपल तरीके से नीचे वाली टर्म के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ये बेसिक तीन प्रॉपर्टीज होती हैं लॉगरिथम्स के अंदर। ये बेसिक तीन तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं लॉगरिथम के अंदर, आपने लाजमी इनको अपने जहन में बिठाना है कि देखो पहली प्रॉपर्टी क्या है, दो टर्म्स अगर कभी मल्टीप्लाई हो रही है उनसे पहले लॉग साहब तशरीफ ला रहे हैं, तो लॉग इंडिविजुअली दोनों टर्म्स पे अप्लाई होगा, बीच में प्लस का साइन आएगा। कभी भी दो टर्म्स अगर डिवाइड हो रही है उनसे पहले लॉग साहब तशरीफ ले आए, तो लॉग की प्रॉपर्टी है लॉग दोनों टर्म्स को इंडिविजुअली अप्लाई होगा, बीच में साइन आएगा माइनस का। दुनिया में कभी भी किसी भी टर्म पे अगर पावर आ रही हो उससे पहले लॉग आ जाए, तो बेटा अब पावर पहले आ जाएगी, लॉगरिथम सिंपल तरीके से नीचे वाली टर्म पे अप्लाई हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे भी तो यही कॉन्सेप्ट है कि एग्जामिनर कह रहे हैं लॉग ए बी किसके बराबर होगा। तो भाई लॉग ए बी का मतलब क्या है, दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है पहले लॉग आ रहा है, सिंपल तरीके से इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है लॉग ए प्लस का लॉग बी। अब मुझे पता है कि भाई लॉग ए का आंसर एग्जामिनर ने ऑलरेडी दिया हुआ, तो लॉग ए का आंसर क्या है 0.4771, प्लस का साइन। लॉग बी का आंसर क्या है, लॉग बी का आंसर था 0.3010। अक्सर बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है इस तरीके से प्लस करने में, ऑल्दो मुझे मसला नहीं है, बट मैं आपके लेवल के ऊपर आपको इस तरीके से ऐड करवा लो, ज्यादा आसान है आप लोगों के लिए। 0.4771 को ऐड करवाना है किसमें, 0.3010 में। बेसिक एडिशन होती है बेटा, वन जीरो में ऐड होगा, सिंपल क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। सेवन प्लस का वन आठ आ जाएगा, सेवन प्लस का जीरो सेवन आ जाएगा, चार प्लस का तीन सेवन आ जाएगा, डेसिमल के बाद जीरो का जीरो हेरिटेज, तो आंसर क्या आ गया 0.7781। ऑप्शन नंबर ए इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर है। बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया चुटकी बजा के। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन भी लॉगरिथम पे ही आ रहा है इत्तेफाक से। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है, कहता है लॉग, आगे कह रहे हैं ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर वाई। अब देखो सबसे पहले समझो, दो टर्म्स क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं, उनसे पहले लॉगरिथम साहब तशरीफ ला रहे हैं। दो टर्म्स देखो यहाँ पे क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं, उनसे पहले लॉगरिथम साहब तशरीफ ला रहे हैं। लॉगरिथम की प्रॉपर्टी क्या है कि बेटा लॉगरिथम दोनों टर्म्स के ऊपर इंडिविजुअली अप्लाई हो जाएगा और बीच में साइन आ जाएगा माइनस का, बीच में साइन आ जाएगा माइनस का। पहला काम तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखो अभी भी आंसर नहीं आया। अब लॉगरिथम की तीसरी प्रॉपर्टी को अप्लाई करो कि भाई देखो सबसे पहले क्या काम करा, भाई दो टर्म्स डिवाइड हो रही थी ना, तो लॉगरिथम साहब बारी बारी दोनों टर्म्स के ऊपर अप्लाई हो गए और बीच में साइन आ गया माइनस का, सिंपल सा काम करा है। अब देखो आपके पास सेकंड स्टेप में क्या करोगे, सेकंड स्टेप के अंदर देखो यहाँ पे लॉगरिथम एक टर्म पे अप्लाई हो रहा है, उसके ऊपर पावर आ रही है, तो लॉगरिथम की प्रॉपर्टी क्या कहती है, किसी भी टर्म पे लॉगरिथम अगर अप्लाई हो रहा है उसके ऊपर कोई पावर एग्जिस्ट करती है, पावर पहले आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ लॉगरिथम अप्लाई हो रहा है एक्स की पावर थ्री के ऊपर, तो भाई इसका आंसर क्या होगा, थ्री इंटू लॉग एक्स, सिंपल सी बात है भाई, पावर पहले आ जाती है। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स इंटू लॉग ए। सिमिलरली माइनस का साइन, ये पावर में वाई आ रहा है तो वाई पहले आ जाएगा, तो लॉगरिथम सिंपल तरीके से बी पे अप्लाई हो जाएगा, माइनस का वाई इंटू लॉग बी। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर बता दिया है। अच्छा एक और क्वेश्चन ये मेरे पास था, ये उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है इन दी फिगर साइड AB is equal to side AC and BC side is greater than AB. Okay, state which of the following is true. X is greater than 60, Y is greater than X, Y is greater than 60, 1 only, 2 only, 1 and 2, 3 only. अब देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फास्ट के लिए, क्योंकि फास्ट के पास पेपर से लिया गया है। अब देखो मेरे पास एक ट्राइंगल आ रहा है जिसका वर्टेक्स ए यहाँ पर है, वर्टेक्स बी यहाँ पर है, वर्टेक्स सी यहाँ पर है। यहाँ पे आपको गिवन है एक्स डिग्री, यहाँ पे गिवन है वाई डिग्री। एग्जामिनर ने एक बात तो बड़ी कॉमन करी हुई है, बड़ी इंपॉर्टेंट करी हुई है कि साइड ए बी और साइड ए सी आपस में बराबर है। इसका मतलब क्या होता है पहले समझ लो बेटा। देखो लेट सपोज दुनिया में कोई भी ट्राइंगल एग्जिस्ट कर रहा हो, फॉर एग्जाम्पल एक ट्राइंगल आ रहा है, उसका ये वर्टेक्स है, सही है ना, वर्टेक्स ए वर्टेक्स बी वर्टेक्स सी। हमें पता है वर्टेक्स ए की साइड लेंथ होती है स्मॉल ए, वर्टेक्स बी की साइड लेंथ होती है स्मॉल बी, वर्टेक्स सी की साइड लेंथ होती है स्मॉल सी। अगर दुनिया में कभी भी दो ट्राइंगल्स की साइड्स आपस में बराबर आ जाए तो उनकी एडजेसेंट एंगल्स भी बराबर होते हैं, नॉर्मल सी बात है ना बेटा। सिमिलरली एग्जामिनर ने ये तो कहा हुआ है कि साइड ए बी और साइड ए सी बराबर है, यानी कि ए बी ये वाली साइड और ए सी ये वाली साइड बराबर है। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, अगर इधर वाई है तो इधर भी वाई होगा। हमें ये बात पता चल गई कि भैया
हमारे पास इस ट्राइंगल के अंदर ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर हैं, क्योंकि दोनों साइड्स बराबर हैं, दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे। आगे एग्जामिनर कह रहा है साइड बीसी जो है ना ए बी से बड़ी है। यानी कि भाई ये वाली जो साइड है ना, इसकी जो भी लेंथ है, इस साइड की जो भी लेंथ है, ये ए बी से बड़ी है इस वाली साइड से। लेट सपोज मैं कहता हूं कि भाई इस साइड की वैल्यू 6 आ रही है, तो एग्जामिनर कह रहे हैं साइड बीसी की जो भी लेंथ है ना, वो साइड ए बी के मुकाबले में बड़ी है, तो इसकी लेंथ हो सकता है 4 हो, तो इसकी भी 4 होगी। नॉर्मल से एक एग्जांपल दे रहा हूं खाली आपको कि भाई देखो एग्जामिनर ने सेकंड कंडीशन क्या दी हुई है, साइड बीसी का जो आपके पास साइड है ना, वो साइड एबी से बड़ी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई साइड बीसी का जो एंगल होगा वो भी आपके पास वाई से बड़ा होगा, क्योंकि एक्स का एंगल, क्योंकि देखो ये बात हमें मालूम है, दुनिया में कोई भी ट्राइंगल अगर एग्जिस्ट कर रहा हो, अगर उसकी साइड की वैल्यू बड़ी होगी तो उसका एंगल भी बड़ा होगा, अगर उसकी साइड की वैल्यू छोटी होगी तो उसका एंगल भी छोटा होगा। लार्जेस्ट एंगल और स्मॉलेस्ट एंगल का कॉन्सेप्ट मैंने आपको ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ाया था कि भाई देखो अगर मेरे पास एक ट्राइंगल में तीनों साइड्स गिवन है, तो लेट सपोज मेरे पास एक साइड की वैल्यू 2 है, एक साइड की वैल्यू 4 है, एक साइड की वैल्यू 7 है, तो जो लार्जेस्ट एंगल होगा ना वो 7 वाली साइड का होगा। सिमिलरली स्मॉलेस्ट एंगल जो होगा वो आपके पास सबसे स्मॉलेस्ट साइड का होगा, 2 का होगा। तो अगर एग्जामिनर आपसे ये कह रहे हैं ना साइड बीसी की वैल्यू एसी से साइड बीसी की वैल्यू एबी से बड़ी है, इसका मतलब जो साइड बीसी का एंगल है, जो कि साफ तौर पर मुझे दिख रहा है एक्स, यानी कि एक्स बड़ा होगा वाई के मुकाबले में, एक कंडीशन तो फुलफिल हो गई। अच्छा, यानी कि एक बात तो में समझ में आ गई। अब हमें यह भी मालूम है दुनिया के अंदर तमाम ट्राइंगल्स के जो एंगल्स होते हैं, उन तमाम एंगल्स का सम बराबर होता है 180 डिग्री के। यानी कि दुनिया में कोई भी ट्राइंगल होगा उसके तमाम एंगल का सम बराबर होगा किसके? 180 डिग्री के। अब देखो कॉन्सेप्चुअली सोचो कि भाई एग्जामिनर कह रहा है कि भाई क्या y की वैल्यू 60 से बड़ी हो सकती है, या y की वैल्यू x से बड़ी हो सकती है, क्या आपके पास x की वैल्यू 60 से बड़ी हो सकती है? एग्जामिनर ने आपको चूंकि साफ तौर पे बताया है कि दो एंगल्स एक दूसरे के बराबर होंगे, सही है ना? अब खुद सोचो, आप खुद सोचो लॉजिकली। हमें पता है कि यार लेट सपोज अगर मैं ट्राइंगल के दो एंगल्स को रखूं 45 45, सही है ना? तीसरा एंगल फिर क्या होगा? अगर मैं दो एंगल्स को 45 45 रखूंगा तो 90 बन जाएगा, तो तीसरा एंगल क्या होगा? 90 के बराबर होंगे। 45 प्लस 45 90, और 90 प्लस 90 180 बन जाएगा ना, क्योंकि दोनों एंगल्स तो सेम है, दो एंगल सिमिलर है, तीसरा एंगल बड़ा है। अच्छा, अगर मैं दो एंगल्स को 60 और 60 रखता हूं, अगर मैं दो एंगल्स को 60 और 60 रखता हूं, तो जाहिर सी बात है तीसरा एंगल क्या होगा? वो भी 60, वो आपके पास फिर 60 के बराबर होगा। नॉर्मल सी बात है 60 के बराबर होना चाहिए। यानी कि देखो इस क्वेश्चन के अंदर लॉजिक सब सोचो। पहली कंडीशन में एग्जामिनर कह रहा है कि एक्स की वैल्यू 60 से बड़ी हो सकती है, बिल्कुल होगी, नॉर्मल सी बात है। अगर मैं दोनों एंगल्स 45 45 रखता हूं, तीसरा एंगल क्या होगा? जाहिर सी बात है 90 होगा। तो भाई ये ऑप्शन तो करेक्ट है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन में एग्जामिनर कह रहा है कि यार वाई की वैल्यू हमेशा एक्स से बड़ी होगी, नहीं, ये तो ऑलरेडी इसको अनसेटिस्फाई कर दिया इसने। कैसे? कि देखो एग्जामिनर ने चूंकि आपको बताया हुआ है कि साइड बीसी की वैल्यू बड़ी है एज कंपेयर टू साइड ए बी, इसका मतलब एक्स की वैल्यू हमेशा एंगल की वैल्यू क्या होगी? बड़ी होगी वाई के मुकाबले, क्योंकि साइड बीसी का एंगल क्या है? एक्स है, साइड ए बी का एंगल क्या है? वाई है, तो इसका मतलब एक्स का एंगल हमेशा बड़ा होगा वाई से। तो ये स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत हो गई। तो जितने ऑप्शंस के अंदर टू आ रहा है वो तो वैसे ही गलत हो गया, सही है। तो खाली ऑप्शन नंबर ए बचता है, ऑप्शन नंबर डी बचता है। तो अब तीसरी चीज को भी देख लेते हैं, क्या वाई की वैल्यू 60 से बड़ी हो सकती है? अक्ल से सोचो, क्या y की वैल्यू 60 से बड़ी हो सकती है? भाई ये लेट सपोज एज्यूम करके चेक कर लेते हैं। y की वैल्यू 60 से बड़ी होने का मतलब क्या है? 70 होगी। अगर मैं 70 70 रखता हूं तो ये 140 बन जाएगा। 70 हम रख नहीं सकते ना। अच्छा, फिर मैं क्या रखूं? क्या मैं 120 रख के चेक करूं? तो भाई 120 120 तो ऑब्वियसली 180 से बाहर चला जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता हमारे पास। तो क्या y की वैल्यू ग्रेटर देन 60 हो सकती है? ऑब्वियसली इट्स नॉट लॉजिकली पॉसिबल फॉर अस। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा? x की वैल्यू एग्जामिनर ने क्या कहा है? हमेशा बड़ी होगी। एक्स की वैल्यू एग्जामिनर ने क्या कहा? हमेशा बड़ी होगी। तो ये स्टेटमेंट वैसी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज कोई बच्चा, आप 60 भी रख के चेक कर लो, अगर आप 60 भी रख के चेक कर लो वाई की वैल्यू को, आप वाई की वैल्यू को अगर 60 भी रखते हो, तो भाई 60 और 60 तो 120 बन गया। तो एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आएगी? वो भी 60 आएगी। एग्जामिनर ने क्या कहा था? एक्स की वैल्यू वाई के मुकाबले में बड़ी होनी चाहिए, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही। आप 70 रख के चेक कर लो, आप अगर वाई की वैल्यू एक 70 रखते हो, दूसरी भी 70 रखोगे, तो एक्स की वैल्यू जाहिर सी बात है क्या आएगी? 70 से छोटी आएगी, जो कि इस कंडीशन को अनसेटिस्फाई कर रहा है। तो खाली एक ही ऑप्शन करेक्ट है, जो कि ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, जिसका आंसर होगा आपके पास 1 के बराबर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा बेटा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास आ रहा है, सिंपल कम्युलेटिव प्रॉपर्टी आपके पास आ रही है। कम्युलेटिव कम्युलेटिव प्रॉपर्टी आपसे क्या कहती है? भाई एग्जामिनर कह रहे हैं ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी किसके बराबर होगा? तो भाई ये बराबर होगा हमारे पास सिंपल ए डॉट बी प्लस सी के। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा? सिंपल तरीके से आंसर होगा कि भाई ए डॉट बी प्लस सी किसके बराबर होते हैं? बराबर होते हैं ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो भाई इस तरीके से हमारी फास्ट की ये बेसिक मैथ्स और आईक्यू वाली मैराथन अपने मंतकी अंजाम पे पहुंचती है। आई होप ये मैराथन आपको क्लियर हुई होगी। आई होप इसके अंदर मैंने तमाम के तमाम पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस को जो आईक्यू में आए हुए थे, बेसिक मैथ्स में आए हुए थे, जो क्वेश्चंस मैं लास्ट क्लास में कवर नहीं करवा सका था, मैंने उसको यहाँ पे कवर अप करवाया। मेरे पास ऑल्दो अभी एडवांस मैथ्स के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह 167 क्वेश्चंस और भी अवेलेबल हैं, जो कि पास्ट पेपर से मैंने 2023 के तमाम क्वेश्चंस को मैंने सिंप्लीफाई करवा के उनकी रिसर्च करने के बाद उनकी एक पर्टिकुलरली फाइल क्रिएट करी हुई है। इंशाल्लाह ताला मेरे पास अगर टाइम मिलता है मैं उनको भी सॉल्व करवा रहा हूँ। सो भाई मगर ये जो दो लेक्चर्स मैंने डाले हैं बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। बिलीव मी माई माउथ वॉज कम्प्लीटली फुल ऑफ द अल्सर्स, और
आई स्टिल ट्राइड माई बेस्ट कि आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ करेक्ट एक एक चीज समझा सकूं। सो भाई इतनी मेहनत अगर मैंने करी है तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, दोस्तों से भी शेयर भी करना है, अपने कोचिंग के, अपने कॉलेज के, अपने एकेडमी के ग्रुप में लाजमी तौर पे शेयर करना है, फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है कि सर हाशिम ने कंप्लीटली पेपर्स को डिस्कस करा हुआ है फास्ट यूनिवर्सिटी के। अच्छा एक चीज ध्यान में रखिएगा, अक्सर मेरे पास एक क्वेश्चन आता है कि सर अगर सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, तो बेटा दिस इज नॉट अ वे। आपने आई होप कुछ ना कुछ अपनी तैयारी करी हुई होगी, तो भाई ये क्वेश्चंस होते हैं चेरी ऑन द टॉप, यानी कि इनका मतलब क्या है कि भाई आपने कुछ ना कुछ जो अपनी तैयारी करी हुई है उसके बाद आपने इनको कवर अप करना है ना। ऐसा थोड़ी है कि आप सिर्फ सिर्फ मैराथन कवर कर रहे हो। देखो मैराथन के साथ साथ बेसिक कॉन्सेप्ट भी तो होने चाहिए ना, मैराथन के रट्टे थोड़ी मारोगे बैठ के। भाई मैंने तमाम पास पेपर्स के जितने क्वेश्चन अवेलेबल थे फास्ट यूनिवर्सिटी के, इतने ज्यादा क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे इतने मैंने सॉल्व करवाए हैं। जितने क्वेश्चन मैं करवा सकता मैंने सारे करवाए हैं आपको। मेरे पास और क्वेश्चन जो अवेलेबल है वो भी करवा दूंगा, मगर एट द एंड ऑफ द डे आपने क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअली समझना है। भाई जरूरी नहीं है कि वही क्वेश्चन रट्टे मार मार के चले जाओ तो वही क्वेश्चन एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड आए। बहुत दफा वर्ड टू वर्ड भी आएगा, मगर अगेन कॉन्सेप्ट समझना है। भाई इस कॉन्सेप्ट के सन टू एज के, सन टू फादर के, इस तरह के आईक्यू के क्वेश्चंस बेताजा पेपर में आएंगे, क्योंकि यही लॉजिक है, यही कॉन्सेप्ट है। तो आपने एनालाइज करने के ऊपर फोकस करना है बेटा, रिमेंबर दिस थिंग। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगेगा इंशाल्लाह, बस मैं इसको भी पोस्ट कर रहा हूँ। सो मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम जिया साइनिंग ऑफ।